हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? तैयारी चल रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ कंफर्म करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? चलो, स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। आज हम लोग इनकम टैक्स में डिडक्शंस रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, डिडक्शंस रिवाइज करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यूजुअली इसमें से कॉम्बाइन करके क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं क्वेश्चन? कंबाइन करके। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मान लो मैं सीए स्टूडेंट्स की बात करूं तो सीए स्टूडेंट्स को पहला क्वेश्चन जो आता है उस पर हमेशा डिडक्शंस वगैरह मिक्स करके आता है। ठीक है, और अगर आप मुझसे पूछोगे सर सीएमए और सीएस का, सीएमए और सीएस का सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बट सीएस वाले बच्चों को भी पीछे क्वेश्चन जो आया था उसके अंदर भी एक कंबाइन करके क्वेश्चन डाला था। फिर भी मैं ये बोलूंगा कि डिडक्शंस का जो टॉपिक है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे सीए सीएस या सीएमए कुछ भी कर रहा हो, उन सब के लिए कंबाइन करके ही हमेशा क्वेश्चन बनता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिस्कस करते हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसको। नाउ डिडक्शंस सेक्शन 80 सी टू 80 यू के अंदर हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, पता है? चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 है। मैं पहले बता दूं, मैं सेक्शन 80 आई सीरीज अभी नहीं करवा रहा हूं। आई सीरीज सिर्फ और सिर्फ सीएस स्टूडेंट्स के लिए है। किसके लिए? सिर्फ सीएस स्टूडेंट्स के लिए। अभी मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा आई सीरीज। सिर्फ और सिर्फ बाकी 80 सी से लेकर 80 यू में जो बचे हुए सेक्शंस हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में। अब सबसे पहला डिफरेंस तो ये जानो कि एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन? एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जिस पे टैक्स ही नहीं लगता, उनको एग्जेम्पशन बोलते हैं। और डिडक्शन क्या होती है? ऐसी इनकम जिस पे टैक्स तो लगता है बट उसमें से क्या मिल जाती है? डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, क्या मेरे कहने का मतलब समझे? अगर मैं आज कहता हूं एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ही नहीं लगेगा तो वो टोटल इनकम में ही नहीं आएगा। जबकि डिडक्शंस की बात हो रही है तो इसका मतलब होता है कि टोटल इनकम में तो आएगा बट नीचे उसमें से क्या मिल जाएगी? डिडक्शंस मिल जाएंगी। ये एक डिफरेंस है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अब ये सब बातें 80A के अंदर लिखी जाती हैं। कहां पे लिखी जाती हैं सब बातें? 80A में लिखी जाती हैं, जिसके अंदर ये बात क्लियरली लिखी जाती है दैट प्रोवाइड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ द एसएससी देयर शैल बी अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम द डिडक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80C टू 80U। अच्छा, एक बात और, ये पॉइंट, ये जो चैप्टर है ये न्यू रिजीम पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि न्यू रिजीम वालों को ये डिडक्शंस अलाउड ही नहीं होंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? 115 बीएससी, ये था ना न्यू रिजीम 115 बीएससी, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। मेरा थोड़ा सा, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, गला सुबह से थोड़ा सा इशू है, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूं क्लास लेने की। ठीक है, थोड़ा सा आराम से बोलूंगा। सो मुझे बताओ, सेक्शन 80A1 कहता है दैट टोटल इनकम में से हम टोटल इनकम को कंप्यूट करते वक्त हम क्या करते हैं? हम टोटल इनकम को कंप्यूट करते वक्त पहले क्या निकालते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम, और उसमें से माइनस करते हैं क्या? डिडक्शंस। अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ठीक है कि नहीं?
ये माइनस करने के बाद जो इनकम आती है इसको हम बोलते हैं टोटल इनकम। क्या बोलते हैं इसको हम? टोटल इनकम। और इसी टोटल इनकम पे हमें गवर्नमेंट को क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब एक बात और याद रखना, जो डिडक्शंस होती हैं वो कभी भी किसी भी हालत सूरत में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। किससे ज्यादा नहीं हो सकता? जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकता। तो डिडक्शंस जो हैं वो किसी भी हालत में जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकता, इससे हमेशा कम होगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात यहां लिखी हुई है, ठीक है। अब वो कह रहा है इन केस ऑफ एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में अगर एओपी और बीओआई एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, शिफ्टिंग आउट मतलब ओल्ड रेजिम में जाना चाहते हैं, इफ एनी डिडक्शन इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 80 जी, जीजीए, जीजीसी, ये कौन से डिडक्शंस हैं? ये हैं डोनेशंस वाले। कौन से वाले हैं? डोनेशंस वाले, याद है। नो डिडक्शन अंडर द सेम सेक्शन शैल बी मेड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द मेंबर ऑफ एओपी और बीओआई इन रिलेशन टू शेयर ऑफ सच मेंबर। क्या समझे? अगर एओपी और बीओआई को कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इनकी इनकम पे टैक्स अलग से निकलता है कि नहीं निकलता? सारे बच्चे बताओ। क्या एओपी अपनी इनकम्स पे टैक्स खुद देता है? हाँ या ना? हाँ, एओपी अपनी इनकम पे खुद टैक्स देता है, बीओआई अपनी इनकम पे टैक्स खुद देता है। अगर एओपी या बीओआई अपनी इनकम पे टैक्स खुद देता है, तो जब हम इसके मेंबर की इनकम निकाल रहे होंगे, जब हम इसके मेंबर की इनकम निकाल रहे होंगे, जो भी मेंबर है उसकी इनकम निकालते वक्त हम 80G की, 80GG ए की, 80GG बी की, ये ना, ये डिडक्शन नहीं देंगे, नहीं देंगे। कहते हैं क्योंकि आपने ये डिडक्शन क्लेम कर ली अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन में से, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की इनकम में से अगर ये डिडक्शन क्लेम कर ली, तो भाई साहब जब आप इनकी इनकम निकाल रहे होगे मेंबर की, तो इसमें से माइनस नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? सेक्शन 80A(4) कहता है द प्रॉफिट एंड गेन्स अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। ये कौन सा सेक्शन है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सके तो मैं आज ये भी करवा दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। सेक्शन 10AA भी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग सी। ये 6A का हेडिंग सी क्या होता है? 80H to 80RRB। सुनो, 80H to 80RRB हेडिंग सी होता है। चैप्टर 6A पूरा 80C से लेकर 80U की लिस्ट है, जिसमें हेडिंग सी क्या है? 80H से लेकर 80RRB। मेरी बात समझ में आ गई? shall not be allowed as deduction under any provisions of the act for such assessment year। कहता है where a deduction under the heading, भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कहता है कि आपको ये सेक्शन जो हेडिंग सी है ना, 80I सीरीज की बात कर रहा है बेसिकली। ये जो I सीरीज है ना, इसके अंदर भी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले सेक्शन में भी 10-10 साल, 15-15 साल प्रॉफिट डिडक्ट कर दिया जाता है। गवर्नमेंट कहता है हम टैक्स नहीं देना, गवर्नमेंट क्या कहता है? टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो द प्रॉफिट एंड गेन अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग सी 80H to 80RRB इन एनी असेसमेंट ईयर shall not be allowed as deduction under any other provision of the act for the such assessment year। अगर आप इन सेक्शंस में डिडक्शन क्लेम कर रहे हो ना, तो आप कोई और प्रोविजंस में डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं बताता हूं, आप कोई भी सेक्शन का डिडक्शन लेना चाह रहे हो 80, इसके अलावा, इनके अलावा अगर आप इनकी ऑलरेडी क्लेम कर रहे हो, तो भाई साहब आप पहले ही 10-10 साल प्रॉफिट का बेनिफिट ले रहे हो। जब पूरा ही प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो रहा है या पूरा प्रॉफिट की डिडक्शन मिल रही है, तो गवर्नमेंट क्या कह रहा है? हम इस रिस्पेक्ट में और कोई डिडक्शन क्यों दें? ऑलरेडी इतनी डिडक्शन दे तो रहे हैं, लिखा तो है shall not be allowed as deduction under any other provisions of the act for the such assessment year। उस ईयर के अंदर हम उसको किसी और प्रोविजंस में डिडक्शन नहीं देंगे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी और प्रोविजंस में डिडक्शन नहीं देंगे। डन? डन? जैसे कि एक सेक्शन है बेटा 35AD, आपको याद है पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ते थे 35AD, स्पेसिफाइड बिजनेस। बच्चों इसमें यह बात बोली जाती थी कि यहां पर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाती थी। तो गवर्नमेंट कहता है अगर आपका बिजनेस SEZ में कवर्ड है या फिर आप 80I सीरीज में कवर हो रहा है, तो ऐसे केस में आप डिडक्शन यहां क्लेम कर पा रहे हो।
तो गवर्नमेंट कह रहा है फिर आप 35 एडी का बेनिफिट नहीं ले सकते, आप 35 एडी का बेनिफिट नहीं ले सकते। मेरी बात समझ में आ गई? या तो 35 एडी का बेनिफिट ले लो, वहां पर भी तो 100% अलाउड है, वहां पे कैपिटल खर्चे की 100% डिडक्शन मिल जाती है, या तो वो क्लेम कर लो या ये क्लेम कर लो। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो, इन शॉर्ट, वंस अ सेसी हैज क्लेम्ड द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन 35 एडी for a particular year in respect of specified business, he cannot claim claim benefit under chapter 6A heading C, वही ATI सीरीज, ATI सीरीज का एडवांटेज नहीं ले सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और एक बात, ये बात तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली थी, क्या कि बच्चों अगर आप चाहते हो कि आप डिडक्शन क्लेम करो ATI सीरीज वाली, हेडिंग सी वाली, तो बच्चों याद रखना है आपको रिटर्न अपनी टाइम पे भरनी है। 139(1) रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है, रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है, सेक्शन 139(1). अगर आप चाहते हो कि आपको 80I सीरीज का या स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेनिफिट मिले, तो तभी मिल सकता है जब आप रिटर्न टाइम पे भरोगे। और टाइम क्या होता है बच्चों? अगर आपका बिजनेस ऑडिट वाली रिक्वायरमेंट नहीं है तो 31 जुलाई, और अगर ऑडिट वाला रिक्वायरमेंट है तो 31 अक्टूबर। जो इससे कनेक्टेड होगा अनमोल, जो भी इससे कनेक्टेड होगा, ये तो एग्जाम्पल है अनमोल, ये एक एग्जाम्पल है, इसके जैसा जो भी होगा, ठीक है। अब ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं वो हमें पता है, मैं आगे बढ़ता हूं। सेक्शन 80C में क्या क्या आता है बताओ बच्चों, सेक्शन नंबर 80C में क्या क्या आता है बताओ, सेक्शन नंबर 80C में क्या क्या आता है। सेक्शन नंबर 80C में आता है, पहला पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस। क्या आता है? लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिविजुअल, खुद का, स्पाउस का और चिल्ड्रन का। यस और नो? आप अपना, अपने स्पाउस का और बच्चों का। बच्चे जो हैं, जितने भी आप उनका प्रीमियम पे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लेम कर सकते हो, इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। यहां पर बच्चों के बारे में यह बात बोली गई है कि बच्चे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, बच्चे इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, बच्चे माइनर भी हो सकते हैं और बच्चे मेजर भी हो सकते हैं। बच्चा कोई भी कैटेगरी का हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, माइनर हो या मेजर हो, तो बच्चों को इसके अंदर कवर किया जाता है। यह बात ना मैंने सैलरी चैप्टर में बता देता हूं, मैं जरा खोल दूं सैलरी चैप्टर, ये रहा सैलरी चैप्टर में ही मैं सेक्शन 80C करवा देता हूं। याद आ रहा है आपको कुछ? ये रहा, देखो क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ, हिज और हर स्पाउस, एनी चाइल्ड, इंडिविजुअल, माइनर, मैरिड, अनमैरिड, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोई भी हो कैटेगरी। यस बेटा, टैक्स में भी स्टेप मार्किंग होती है। यस, बताओ बच्चों, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, माइनर हो, मेजर हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो। ठीक है, कोई भी हो। अच्छा, इसमें स्पेशल पॉइंट क्या होता है कि जो प्रीमियम है उसके लिए एक लिमिट थी, कितनी? अगर पॉलिसी, याद है, अगर पॉलिसी, इफ पॉलिसी इज इशूड, बताओ कब? बिफोर 1/4/2012, 1/4/12 से पहले, तो मैक्सिमम प्रीमियम कितना अलाउड होगा? तो मैक्सिमम प्रीमियम कितना अलाउड होगा? 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड क्या होता है? पॉलिसी का अमाउंट, उसका 20% तक प्रीमियम अलाउड होता है अगर पॉलिसी 1/4/12 से पहले की इशूड है तो। और अगर पॉलिसी 1/4/12 की बात की है तो मैक्सिमम प्रीमियम कितना अलाउड होता है? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। मैक्सिमम प्रीमियम उस केस में कितना अलाउड होता है? 10% ऑफ सम एश्योर्ड।
और अगर कोई डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, और पॉलिसी जो है वो 1/4/13 के बाद की इशूड है, तो मैक्सिमम प्रीमियम कितना अलाउड है? 15% ऑफ सम एश्योर्ड। 15% ऑफ सम एश्योर्ड। मेरी बात समझ में आ गई? ये बात सबको याद है? तो इतना आपको याद रखना है, 20, 10 या 15। 20, 10 या 15। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एटीसी में और क्या आता है? डेफर्ड एन्युटी। जो गवर्नमेंट के इंप्लॉइज का पैसा डिडक्ट किया जाता है और हर साल डिडक्ट किया जाता है और उनके लिए सेविंग की जाती है फ्यूचर के लिए, तो जितना भी पैसा डिडक्ट किया जाएगा उस अमाउंट की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अच्छा, इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। इसके अलावा पीपीएफ, पीपीएफ आप किसी के नाम पे भी करवा सकते हो, अपने स्पाउस के या बच्चों के नाम पे, और उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो आप खुद। 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है। पीपीएफ हो गया। इसके बाद है एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ। बताओ हां कि ना? तो इन सब पे पेमेंट्स देने की आपको क्या मिलती है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। और बताओ इसके अलावा क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, ठीक है, या फिर आपने यूटीआई के यूनिट्स खरीद लिए, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, है ना, या फिर आपने यूलिप प्लान ले लिया ऑफ यूटीआई। क्या ले लिया? यूलिप ऑफ यूटीआई। या फिर आपने यूलिप प्लान ले लिया, यूलिप प्लान ले लिया किसका? एलआईसी म्यूचुअल फंड वालों का, एलआईसी वालों का। मेरी बात समझ में? यूलिप याद है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसके अंदर यूनिट्स भी होते हैं, आपके पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं मार्केट में भी और आपकी इंश्योरेंस भी करा दी जाती है। ये होते हैं यूलिप प्लान्स। तो यूलिप प्लान पर भी क्या मिल जाती है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अच्छा, और बताओ पेंशन फंड, पेंशन फंड किसका? पेंशन फंड म्यूचुअल फंड वालों का या यूटीआई वालों का? अच्छा, आप ट्यूशन फीस भर रहे हो, क्या भर रहे हो बताओ? ट्यूशन फीस। स्कूल में जो फीस स्लिप होती है, उस फीस स्लिप में एक ट्यूशन फीस का कॉलम होता है, उसकी भी क्या मिल जाती है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो वो डिडक्शन मिल जाएगी ट्यूशन फीस की अमाउंट की। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने लोन लिया है, लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लोन की रीपेमेंट फॉर हाउस, घर के परचेज के लिए या घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, घर की परचेज के लिए या घर की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन की आप रीपेमेंट करते हो, तो लोन की रीपेमेंट की भी क्या मिल जाएगी आपको? डिडक्शन। बट ये बता ना, याद है, लोन गवर्नमेंट बैंक से ही लोन लेना है। ठीक है, ये रहा वो पॉइंट। ओके, फिर इसके अंदर हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? डिवेंचर्स खरीद लो या इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, किसके? पब्लिक इंफ्रा कंपनी के। जो भी कंपनी पब्लिक कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, उनको उनके डिवेंचर्स या उनके इक्विटी शेयर्स खरीदने पर डिडक्शन मिल जाएगी 80C में। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, याद है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इन्वेस्ट कर दो फॉर अ गर्ल चाइल्ड, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये इस पर भी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। तो स्कीम्स है, कुछ याद करनी होंगी। नबार्ड के बॉन्ड्स खरीद लो, बॉन्ड्स ऑफ नबार्ड, बॉन्ड्स ऑफ नबार्ड, या फिर आप एफडी करवा लो। क्या करवा लो? एफडी करवा लो। कितने वाली? 5 ईयर वाली, 5 ईयर वाली लॉक इन एफडी करवा लो। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में हो तो टाइम डिपॉजिट करा लो, वो भी 5 ईयर वाली। ये पोस्ट ऑफिस में वर्ड दिया जाता है, पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट, और नॉर्मली बैंक्स में क्या बोला जाता है? एफडी बोली जाती है। ठीक है,
तो इन जगहों पर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी क्लेम कर सकते हो एटीसी में? 1.5 लाख। मैक्सिमम डिडक्शन एटीसी में कितनी क्लेम कर सकते हो? 1.5 लाख। ये है हमारा सेक्शन नंबर एटीसी। इज दैट क्लियर? एक तो हो गया एटीसी। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देखो, बताओ 1/4/2011 को आपने 3 लाख रुपए की पॉलिसी करा रखी है, ठीक है, प्रीमियम दे रहे हो 40,000। 1/4/11 की पॉलिसी है, क्या ये 1/4/12 से पहले की है? हाँ, तो 3 लाख का कितना परसेंट अलाउड है? 20% अलाउड है, 60,000। प्रीमियम दिया कितना है? 40। मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। स्पाउस के लिए आप प्रीमियम दे रहे हो 1.5 लाख, सॉरी 20,000। पॉलिसी 1/4/12 की है, 1/4/12 के बाद की है, तो 1.5 लाख का मैक्सिमम कितना अलाउड होगा बताओ? 10% यानी 15,000। और दे कितना रहे हो? 20। मिलेगी कितनी? 15। तो ये 40 पूरे मिल जाएंगे, यहां पे पूरे 15 मिलेंगे। अब 1/4/12 के बाद की पॉलिसी है, हैंडीकैप डिसेबल्ड है बंदा। क्या है? हैंडीकैप डिसेबल्ड है। तो 4 लाख रुपए का डिसेबल्ड के लिए कितना बोला था? 15% तक अलाउड होता है। बताओ कितना हो गया? 4 लाख का 15%, 60,000। आप दे कितना रहे हो? 80। 60,000 अलाउ होगा, तो कुल मिला के कितना अलाउ होगा? 1,15,000 रुपए का अलाउड होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? एक बात का याद रहे कि लॉटरी इनकम जो होती है ना, और लॉटरी इनकम और एलटीसीजी और एसटीसीजी 111A, इन पे कभी 80C to 80U नहीं मिलता है। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर करते वक्त भी आपको इस बात का बताया गया था, बट आपको ध्यान नहीं रहता है। फिर लॉटरी इनकम 1/20 है, ठीक है, और आपकी एफडी है, इंटरेस्ट कितना? 30,000। एफडी का इंटरेस्ट है 30,000। टोटल इनकम कितनी हो गई? 1.5 लाख। टोटल इनकम हो गई 1.5 लाख। इसमें से आप 80C की डिडक्शन क्लेम करोगे। 10,000 रुपए पीपीएफ में डाल दिए, 24,000 रुपए आपने एनएससी में डाल दिए, तो टोटल मिला के तो 34,000 हो गए। बट अब मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कितनी कर पाओगे? 30 ही क्लेम कर पाओगे। बताओ क्यों? अनमोल वो किसी और सेक्शन में है ना? अनमोल जो तुम बोल रहे हो वो किसी और सेक्शन में है। अभी हम 80C की बात कर रहे थे, ठीक है अनमोल? तो आप पीपीएफ में डाल रहे हो 10,000 और एनएससी में डाला आपने 24,000। कुल मिला के कितने हो गए? 34 हो गए। बट आपको मैक्सिमम कितनी मिलेगी डिडक्शन? 30 मिलेगी। बताओ मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 30 मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 30 तो है, इसमें तो मिलेगी नहीं ना। समझ गए मेरी बात? तो ये डिडक्शन क्लेम कर ली तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 1/20। आपको 1/20 पे टैक्स देना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आ जाओ आगे। सेक्शन नंबर 80CCC। 80CCC। अब ये क्या है? ये कहता है आप पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो? पेंशन फंड। किसका? एलआईसी वालों का या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का? एलआईसी वालों का या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का जो पेंशन फंड है। इन्होंने पेंशन फंड खोल रखा होता है। अगर आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसकी भी आपको क्या मिलती है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो इसमें डिडक्शन मिलेगी 80C। तो ये है क्या? पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हो, जब जब इन्वेस्ट करोगे डिडक्शन मिलती रहेगी, और जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? इसके अंदर क्या होता है? इंटरेस्ट भी आता रहता है, बट इंटरेस्ट आने की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि वो इंटरेस्ट भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, वो इंटरेस्ट इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है? कहीं आपको लग रहा है वो इंटरेस्ट भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। जो इंटरेस्ट बोनस के, जो इंटरेस्ट उस पेंशन फंड में ऐड होता जा रहा है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। बस तो इन्वेस्ट करने पर डिडक्शन मिलेगी। दैट्स इट। 80CCC की मिल जाएगी डिडक्शन। ओके सर, अगर मान लो मैंने पैसा निकलवा लिया तो क्या हो जाएगा? कह रहा है वेयर एन अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ असेसी इन द फंड ऑफ विच डिडक्शन हैज बीन अलाउड टुगेदर विद इंटरेस्ट और बोनस
or credited to assessee's account is received by assessee or his nominee on account of surrender of the annuity plan in any previous year, or a pension is received from the annuity plan, such amount will be deemed to be the income of the assessee or nominee in that previous year. In such withdrawal is made or pension is received, it will be chargeable to tax as the income of the previous year. तुम्हें क्या लगा था कि टैक्स नहीं लगेगा? पेंशन फंड से जो पैसा मिलेगा, ये वाले पेंशन फंड से जो भी पैसा मिलेगा, कल को वो टैक्सेबल भी होगा. आज डिडक्शन मिल रही है, कल टैक्सेबल हो जाएगा. 80C में भी, ये तो 80C था जिसमें मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख है. 80CCC किसके बारे में है बताओ? पेंशन फंड ऑफ LIC या फिर कोई और इंश्योरेंस कंपनी, अदर इंश्योरर. मैक्सिमम डिडक्शन कितनी अलाउड है? 1.5 लाख. मैक्सिमम डिडक्शन कितनी अलाउड है? 1.5 लाख. फिर आता है 80CCD. ये क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम. 80CCD क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम. आप कंट्रीब्यूट करते हो टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD. ठीक है. अब एनपीएस के अंदर क्या है, थोड़ी बात को ध्यान से समझना. इसमें ना कई सेक्शन है जो ऊपर ध्यान देंगे. एक 80CCD 1 होता है, एक 80CCD 1B होता है, एक 80CCD 2 होता है, अब ध्यान से सुनना. 80CCD 1 तो कुछ नहीं है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है इंप्लॉय की, टू एनपीएस, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी. 80CCD 1 है. 80CCD 2 क्या है? इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन. टू नेशनल पेंशन स्कीम. 80CCD 2 क्या है? इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम. और 80CCD 1B क्या है? ये एक एडिशनल डिडक्शन की बात करता है. किसकी बात करता है? जल्दी बताओ. एक एडिशनल डिडक्शन ओवर एंड अबव द लिमिट ऑफ 80CCE, जो कि है 1.5 लाख. आपको मैं बता दूं 80CCD में भी 1.5 लाख है. पता है ये बात? 80CCD की अपनी लिमिट भी 1.5 लाख है. और 80CCE एक सेक्शन है जो तीनों का टोटल क्या क्या करता है. मतलब 80CCE क्या कहता है? इन तीनों का टोटल, जहां पर कितना बोलता है? 1.5 लाख ही अलाउड है. यस और नो? 80CCE भी 1.5 लाख ही बोलता है. तीनों का टोटल मतलब 80C, 80CCC, 80CCD मिला के 1.5 लाख. अब क्या है इसके अंदर? जो मैं 80CCD 1 में बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं बेसिकली, इसको मिला के 1.5 लाख सब कुछ टोटल. ये क्या है? ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है. आपको डिडक्शन क्यों मिलेगी? ये तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, आपको डिडक्शन क्यों मिलेगी? कह रहे जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा ना, पहले वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा. जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा पहले वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा, ऊपर ग्रॉस टोटल इनकम में आ जाएगा. और फिर वही अमाउंट, क्योंकि आपने एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसकी आपको डिडक्शन भी मिल जाएगी. तो पहले टैक्सेबल हो जाएगा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन करने की वजह से आपको डिडक्शन भी मिल जाएगी. तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपके लिए तो टैक्सेबल होना चाहिए, पैसा तो एम्प्लॉयर ने दिया है. बट गवर्नमेंट कह रहा है आपको एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन मिल जाएगी. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन. और 80CCD 1B क्या कहता है? ये एडिशनल है. पता है कितने रुपए की? अप टू द लिमिट ऑफ 50,000. 50,000 एक्स्ट्रा, 50,000 एक्स्ट्रा. तो ध्यान से देखें तो 80CCE जो 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट कहता है मैक्सिमम, उसके अंदर 50,000 रुपए और आपको बेनिफिट मिलेगा. यानी कुल मिला के 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हैं. कुल मिला के 2 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं. ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीवन?
इज दैट क्लियर एवरीवन? तो कहता है अगर अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके अंदर इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो उसको 80 में मिल जाएगा 1 में, ठीक है। पर अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका भी अमाउंट का मिल जाएगा डिडक्शन, बट पहले वो अमाउंट ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसकी भी एक लिमिटेशन है, देखो अमाउंट की तो लिमिटेशन वही होगी 1.5 लाख। अच्छा एक और बात, यहां पर लिमिट 1.5 लाख है, इंडिविजुअल लिमिट 1.5 लाख, इंडिविजुअल लिमिट 80 1 में। इधर कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट, अमाउंट लिमिट नहीं है इसमें, अमाउंट लिमिट नहीं है इसमें। मेरी बात समझ में आ रही है? इधर तो अमाउंट लिमिट है कितनी, 1.5 लाख, इधर कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है, जितना मर्जी लो। अच्छा तो गवर्नमेंट कहता है कि आपको मैक्सिमम रिडक्शन कितनी मिलेगी, इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। जितना इंप्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया या सैलरी का 10% विच एवर इज लेस, उतनी ही रिडक्शन मिलेगी। तो मानो आपने 50,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया और आपका 10% ऑफ सैलरी जब कैलकुलेट किया तो वो आ रहा था 40,000, तो बताओ विच एवर इज लेस 40, तो 40 की मिलेगी रिडक्शन। समझ गए बात? समझ गए बात? अब ये सैलरी का फॉर्मूला क्या है, वही जो हम लोगों ने आज तक पढ़ा है, वही बेबी सैलरी, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन से वाला, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला, ठीक है। अगर कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, अब ये भी हो सकता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इसी में ही आता है वो, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड भी इसी में ही आता है। बट सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जब हम परसेंटेज देखते हैं तो 20% की लिमिट बोल देता है। इंप्लॉय के लिए, सिर्फ एम्प्लॉय के लिए 10% ऑफ सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 20% ऑफ टोटल इनकम। रीजन बीइंग कि सेल्फ एम्प्लॉयड में कोई इंप्लॉयर नहीं होता है कंट्रीब्यूट करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? सेल्फ एम्प्लॉयड में कोई इंप्लॉयर नहीं होता है कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो इंप्लॉयर के बिहाफ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन खुद ही 10 और 10 20% तक जमा करा देगा और गवर्नमेंट डिडक्शन दे देगा। अनमोल 12% कहां से आ गया? 12% तो पीएफ वाला पॉइंट था ना बेटा, आरपीएफ। हाँ आरपीएफ था ना बेटा, वो कहां बीच में लेके आ रहे हो? एक मिनट में पानी लेके आया, आरपीएफ था, विचार करो इस पर। हाँ जी, क्लियर, गुड। मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो 20% ऑफ द टोटल इनकम का कंपेयर करेंगे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के साथ, विच एवर इज लेस, उतने अमाउंट की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। ठीक है। और 1B में क्या लिखा हुआ है, एडिशनल डिडक्शन अप टू 50,000, याद रहेगा 80 CCE के बियॉन्ड लिमिट है ये, ठीक है, तो याद रहे। अच्छा, यहां पर भी क्या इंप्लॉयर की भी कंट्रीब्यूशन की एक लिमिट है? हाँ, यहां पर भी लिमिट है 10% ऑफ सैलरी। तो मतलब ये हुआ अमाउंट की लिमिट नहीं है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन में, बट 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा दोगे, 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा दोगे तो ऊपर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, नीचे जो डिडक्शन मिलेगी ना वो 10% ऑफ सैलरी मिलेगी। मतलब ये मान लो तुम्हारी सैलरी 30 लाख रुपए है, कितने रुपए की सैलरी है बताओ, 30 लाख। इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 4 लाख रुपए, इंप्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए टैक्सेबल कर दूं, कर दो सर, 34 लाख।
अब माइनस करेंगे डिडक्शन, इसकी डिडक्शन में मिल जाएगी, पूरे 4 की मिल जाएगी नहीं। 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा क्यों दिया? 10% ऑफ सैलरी तो बनता है 3, और 3 को कंपेयर करेंगे 4 के विच एवर इज लेस, तो 3 ही मिलनी चाहिए डिडक्शन। अब तुम बोलोगे सर मैक्सिमम तो 1.5 मिलेगी, नहीं, 1.5 मिलती है 80CCD1 में। 80CCD1 में इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन की अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, यही तो मैंने ऊपर लिखा, नो अमाउंट लिमिट। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी जवाब दो, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर पूरे 31 लाख की डिडक्शन, 31 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब अगर यहां पर इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी है तो इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन मैं ले लूं यहां पर। चलो इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन बता दो कितनी मिलेगी। वही 10% ऑफ सैलरी उसने भी दिया है, उसने 10% ऑफ सैलरी दिया है, नहीं उसने भी 4 लाख दिया है, चलो उसने भी 4 लाख ही दिया है, इंप्लॉय ने भी। अगर इंप्लॉय 4 लाख देगा तो उसकी कितनी डिडक्शन मिलेगी? 1.5 लाख। कितनी मिलेगी? 1.5 लाख। हाँ या ना? हाँ या ना? 1.5 लाख मिलेगी। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा तो नहीं मिल सकती, इसके अलावा 50,000 और क्लेम कर लेगा। ओ माय गॉड, ये 50,000 कैसे? वो जो 80CCD1B में लिखा है कि आप 1.5 पे एक्स्ट्रा 50 का क्लेम कर सकते हो, ठीक है, अप टू 50। तो 80CCD1 हो गया ये, और ये हो गया 80CCD2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सारी डायरेक्शन क्लेम कर लो। मुझे बताओ मैं मैक्सिमम कितनी क्लेम कर पाऊंगा? 34 लाख माइनस 2 लाख माइनस 3 लाख, तो ये हो गया 29 लाख की इनकम। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? डन। ये था 80CCD NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, जहां पर आपको ध्यान देना है। अब इसके अंदर मैं आपको बोलूं, अगर 80C में आपने पे डाले 1 लाख, अब बताओ एक और बात, 80CCE का मैंने अभी बताया क्या है। 80CCE 80CCE है 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 मिला के 1.5 लाख, और इस पर एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपए की, जो कि करीब 2 लाख बन जाएगा। ये बोलता है 80CCD1B, 50,000 एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो, यानी आप टोटल में 2 लाख क्लेम कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? टोटल में 2 लाख क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम 80CCE की लिमिट के हिसाब से, ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो अब मुझे बताओ 80CCE में तो देखो 1.5 लाख ही अलाउड था, 1B का एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर आपने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया हुआ है टूवर्ड्स दिस NPS। तो मैं आपसे एक एग्जांपल कर रहा था डिस्कस। 80C में आपने डाले हैं 50,000, 80CCC में डाले हैं 2 लाख, ये NPS वाला, उसमें डाले 2 लाख, और 80CCD1 में यहां पे डाले हैं 1 लाख। बताओ कितनी डिडक्शन मिलेगी? बताओ कितनी डिडक्शन मिलेगी? भाई देखो 50 की पूरी मिल जाएगी, मिल जाएगी। 50 के बाद इस पर कितनी मिलेगी? कुल मिला के तो भाई साहब 1.5 लाख से ज्यादा मिल ही नहीं सकती, हाँ या ना? तो 1.5 लाख ये हो गया, और इस पर 50,000 एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। टोटल कितना क्लेम कर पाओगे? 2 लाख। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? लो जी एक और एग्जांपल सीखो। 80C 1 लाख, 80CCC 2 लाख, 80CCD1 1 लाख, 80CCD2 2 लाख। बताओ कितनी डिडक्शन मिलेगी? अमाउंट बताओ, अमाउंट फटाफट यहां पे बताओ, अमाउंट कितने अमाउंट की मिलेगी डिडक्शन टोटल? एट्टी सी की मिल जाएगी 1 लाख, इधर मिल जाएगी 80CCC मिल जाएगी, बट ये मैक्सिमम कितनी मिल पाएगी? यहां पर आप 1.5 क्लेम कर पाओगे,
प्लस इसके 50,000 एक्स्ट्रा क्लेम कर पाओगे। टोटल कितना हो गया? 2 प्लस 2, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना बेटा, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, अमाउंट की तो कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ 80 CCD 2 जब हम चेक कर रहे होंगे तो मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी है, बस ये बात का ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी है, तो 10% ऑफ सैलरी चेक करनी है जरूर। इज दैट क्लियर एवरीवन? नहीं सैलरी नॉट नोन नहीं, सैलरी तुम मान के चलो कि ये 10% ऑफ सैलरी के लिमिट के अंदर अंदर ही है। ये भी 10% ऑफ सैलरी है, ये भी 10% ऑफ सैलरी के अंदर अंदर ही है, ठीक है। अमाउंट ठीक है 10% ऑफ सैलरी के हिसाब से, ओके 10% ऑफ सैलरी ही है। बट हाँ ये इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की पूरे अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी। अब हाँ तुम अगर इस सेंस में कह रहे हो नमन कि ये ऊपर टैक्सेबल भी होगा, तो यस ऊपर टैक्सेबल भी होगा। नीचे डिडक्शन तो पूरे 4 लाख की मिलेगी ना बेटा, ऊपर टैक्सेबल भी होगा, बिल्कुल सही है। टैक्सेबल भी होगा तो इफेक्ट उसका 0 ही हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बात सर, जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें 14% ऑफ सैलरी की लिमिट है। वैसे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की लिमिट कितनी है? 10% ना, बट यहां पर कह रहा है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा तो 14% ऑफ सैलरी है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा तो 14% ऑफ सैलरी है, ठीक है। इज दैट क्लियर? और बाकी सारे एम्प्लॉयर्स के केस में 10%, ओके। बच्चों एक बात का और ध्यान देना, नो मैक्सिमम अमाउंट एग्जेम्पशन, नो मैक्सिमम अमाउंट रिस्ट्रिक्शन अंडर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अमाउंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी डालो। नोट नंबर 2 में लिखता है कि अगर आपने एनपीएस स्कीम बीच में क्लोज करवा दिया, क्या करवा दिया? क्लोज, तो क्लोजर पे आपको 60% पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 40% पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात समझे? 60% पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 40% पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। जितना भी पैसा उसमें पड़ा होगा, मान लो 5 लाख पड़े हैं, तो 5 लाख में से 60% एग्जेम्प्ट, कितना एग्जेम्प्ट? 3 एग्जेम्प्ट, कितना पे टैक्स? 2 पे टैक्स। नोट 3 कह रहा है अगर इंप्लॉय ने विड्रॉ कर लिया पार्शियल अमाउंट फ्रॉम एनपीएस, देन 25% ऑफ सच अमाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर इंप्लॉय पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, मतलब स्कीम अभी बंद नहीं कराई है, एनपीएस चल रहा है, बट एनपीएस को चलते चलते ही बीच में से पैसा क्या निकाल लिया? विड्रॉ कर लिया। 25% पैसा विड्रॉ करने, 25% पैसा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी % पैसा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सो इफ द एम्प्लॉय विड्रॉ पार्शियल अमाउंट फ्रॉम एनपीएस, देन 25% ऑफ द अमाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? सो इफ द एम्प्लॉय विड्रॉ पार्शियल अमाउंट फ्रॉम एनपीएस, देन 25% ऑफ द अमाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, 75% अमाउंट टैक्सेबल। और अगर क्लोजर कराता हूं एनपीएस का तो 60% एग्जेम्प्ट और 40% टैक्सेबल। इतनी बात समझ में आ गई? नोट नंबर 4, अगर पेंशन इज रिसीव आउट ऑफ एनपीएस, अगर पेंशन इज रिसीव आउट ऑफ एनपीएस, एनपीएस से पेंशन मिलती है, तो बच्चों ये फुली टैक्सेबल होगी। सर जो अमाउंट एम्प्लॉयर दे रहा है वो तो सारा इंक्लूड होगा, बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन तो मैक्सिमम 10% ही होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नमन बताओ, पेंशन अगर एनपीएस से मिलती है तो ये फुली टैक्सेबल है, बट यही अगर नॉमिनी को मिलती है तो एग्जेम्प्ट है, नॉमिनी को मिलती है तो एग्जेम्प्ट है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो, ओके। आओ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका, फिर मैं अगले टॉपिक पे बढ़ता हूं। मिस्टर ए इज एम्प्लॉयड विद एबीसी लिमिटेड, डिपॉजिटेड 120 इन पीपीएफ, 15,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, 1,20,000 की पॉलिसी थी। पॉलिसी देखो कब की है? 1/5/12, 1/5/12। तो क्या ये पॉलिसी 1/4/12 के बाद की है? हाँ। डिपॉजिटेड 30,000 इन एफडी, ही हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड 120 बीइंग 10% ऑफ सैलरी टू अ नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन सी स्कीम है? एनपीएस। एनपीएस में 10% ऑफ सैलरी पैसा जमा कराया, ओके। मैचिंग कंट्रीब्यूशन कंपनी ने भी दिया, ठीक है। अब बताना आपको यह है कि टोटल डिडक्शन मिलेगी कितनी, मुझे बताओ ना। 80C में बताओ कितनी मिलेगी? 80C में 1/20 मिलेगी, मिलेगी पीपीएफ की, प्लस
क्या लाइफ इंश्योरेंस के 15,000 की मिलेगी? 15,000 की मिलेगी। पॉलिसी 1/20 की है तो 1/20 का मैक्सिमम 10% कितना हो गया? 12,000। क्योंकि पॉलिसी 1/4/12 के बाद की है ना, तो 1/20 का 10% कितना हुआ? 12,000। बट यहां पे प्रीमियम दिया है 15, तो कितनी मिलेगी? 12 ही मिल पाएगी, हाँ या ना? 12 ही मिल पाएगी। 30,000 रुपए एफडी कराई है तो एफडी की मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। टोटल कितना हो गया ये? 162, बट मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 1.5 लाख। समझ गए? मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 1.5 लाख। बेटा कैश की कोई बात नहीं है यहां पर, तो जितना मर्जी कैश में कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, कैश में दे या चेक से दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे 1.5 लाख 80C में हो गया। 80CCC की बात करते हैं। 80CCC में भी था? नहीं, 80CCC में तो नहीं था, 80CCD की बात करते हैं। फिर 80CCD1 में 1,20,000 रुपए इंप्लॉई ने डाले हैं, 10% ऑफ सैलरी है, बट 1/20 की मिल ही नहीं सकती। कितनी मिल पाएगी बताओ? 1/20 की जगह पर कितनी मिलेगी? 50,000 और मिल जाएगी। 80CCD1B में लिखा है ये बात। और 80CCD2 के हिसाब से, 80CCD2 के हिसाब से आपको 1,20,000 की पूरी मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो टोटल डिडक्शन कितनी अलाउ हो जाएगी? 3,20,000। समझ में आया कि नहीं आया? 3,20,000 समझ में आया? मैं बढ़ रहा हूं आगे। 80CCH नया आया है, अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम। तो भाई साहब कुछ नहीं है, आज इंडियन गवर्नमेंट कहती है इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करो, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करो, ठीक है? जो भी ज्वाइन करेगा उसके लिए एक स्कीम बनाई है, अग्निपथ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। कह रहे इसके लिए ना जो भी इस स्कीम में ज्वाइन करेगा इंडियन आर्म फोर्सेस को, तो उनके लिए एक फंड बनाया गया है। क्या नाम रखा है? अग्निवीर कॉर्पस फंड मींस अ फंड इन विच कंसोलिडेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द अग्निवीर्स एंड मैचिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन बोथ दीज फंड्स कंट्रीब्यूशन आर हेल्ड। तो इसके अंदर एक फंड बनाया गया जिसके अंदर इंप्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है? इस फंड के अंदर, और पैसा इकट्ठा होगा। और ये किसके लिए इकट्ठा हो रहा है? आपके लिए इकट्ठा हो रहा है, उस अग्निवीर के लिए, ठीक है? उसको नाम अग्निवीर रखा गया। ईच अग्निवीर इज टू कंट्रीब्यूट कितना? 30% ऑफ हिज मंथली कस्टमाइज अग्निवीर पैकेज टू इंडिविजुअल्स अग्निवीर कॉर्पस फंड। तो अपने कॉर्पस फंड में पैसे जमा कराएगा कितना? जो भी मंथली सैलरी है उसका 30%। फर्दर गवर्नमेंट विल ऑल्सो मेक अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन। ये तो बहुत बढ़िया कि गवर्नमेंट भी आपको पैसा दे रही है इसमें। तो मान लो अगर उसका 1 लाख का सैलरी है तो 1 लाख का 30% कितना हुआ? 30,000। 30,000 रुपए तो इंप्लॉय डालेगा और 30,000 रुपए इंप्लॉयर भी डालेगा। टोटल कितना कंट्रीब्यूट होगा? 70,000 हर महीने, 60,000 हर महीने। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो पेस इंटरेस्ट भी देगी इस पर, ठीक है? बहुत बढ़िया। डिडक्शन मिलेगी 80CCH में, जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी डिडक्शन मिलेगी 80CCH में। क्वांटम ऑफ डिडक्शन कह रहे 80CCH में प्रोवाइड्स अ डिडक्शन फॉर द अमाउंट पेड और डिपॉजिट बाय एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल एनरोल्ड इन अग्निपथ स्कीम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अग्निपथ स्कीम में अगर आप एनरोल कराते हो तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। द होल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय गवर्नमेंट फॉर द सेट अकाउंट ऑफ एसएससी इन द अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड इज आल्सो अलाउड एज डिडक्शन। जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट पहले कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पहले आपको ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा, फिर नीचे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। समझ गए बात? डिडक्शन हमेशा गवर्नमेंट वाले या इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की तभी मिलती है जब ऊपर टैक्सेबल होता है। ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा, नीचे डिडक्शन मिल जाएगी। ये देखो, अग्निवीर कॉर्पस फंड से आपको जो भी पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। ये बात भी लिखी हुई है सेक्शन 10(12)(c) में। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो याद रखना, जितना भी कंट्रीब्यूट किया जाएगा ना इसके अंदर डिडक्शन मिल जाती है। कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है? 30% ऑफ द सैलरी, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज 80D मेडिकल इंश्योरेंस। बच्चों मेडिकल इंश्योरेंस में आप अपने फैमिली में अपने स्पाउस की, बच्चों की और पेरेंट्स की इंश्योरेंस करा सकते हो, मेडिकल इंश्योरेंस। और मेडिकल इंश्योरेंस जो प्रीमियम पे करोगे उसकी क्या मिल जाती है? डिडक्शन। कह रहा है A4 प्रीमियम कैन बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हो अदर देन कैश। कैश नहीं पे करना, चेक से पे करो, ड्राफ्ट से पे करो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो। कह रहा है कैश मत देना, कैश की डिडक्शन नहीं मिलेगी, बाकी सब चीजों की मिल जाएगी। टैक्स पेयर इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है जो कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों। इंडिविजुअल हो सकता है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों।
मतलब दोनों में से कोई भी हो। मेडिकल पॉलिसी आप अपनी करा रहे हो, अपने पेरेंट्स की करा रहे हो, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन की करा रहे हो। चिल्ड्रन डिपेंडेंट होंगे तो ही मिलेगी, अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे, अगर उनका खुद का काम है तो नहीं मिलेगी। समझे कि नहीं समझे? तो इंडिविजुअल ऑन हेल्थ ऑफ हिमसेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स या डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल, इसकी प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाएगी। एचयूएफ की ऑन हेल्थ ऑफ द फैमिली मेंबर्स, किसी भी मेंबर ऑफ द फैमिली की अगर एचयूएफ ने प्रीमियम पे किया, ठीक है, किसी भी मेंबर ऑफ द फैमिली की, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब बताओ मेडिकल खर्चा करते हो तो क्या मेडिकल खर्चे भी मिलेगी? यस, मेडिकल खर्चा हैज बीन इंकर्ड ऑन द हेल्थ ऑफ द पर्सन हु इज अ सीनियर सिटीजन। अगर सीनियर सिटीजन है और उसकी इंश्योरेंस नहीं होती, क्योंकि सीनियर सिटीजन की जनरली मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होती है, अगर उनका मेडिकल खर्चा किया गया उनकी ट्रीटमेंट पर, तो बच्चों डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपए की। कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। सुनो मेरी बात, मेडिकल इंश्योरेंस में आपको डिडक्शन कितनी मिलनी है? अपनी, अपने स्पाउस की और बच्चों की मिला के 25, और पेरेंट्स की अगर उनकी एज 60 प्लस है तो 50, नहीं है तो 25। समझे कि नहीं समझे? मतलब उनकी 25 अलग है, मेरी यहां पे 25 अलग है, टोटल कितनी हो गई? 50। बट अगर आपका वो अमाउंट जो है, वो अगर उनकी एज जो है 60 प्लस है, किसी एक की भी, पेरेंट में किसी एक की भी, तो टोटल 50 तक की मिल जाएगी। 60 प्लस में जनरली इंश्योरेंस होती नहीं है, और होती भी है तो बड़ी महंगी होती है, इसलिए ऐसा किया गया। क्या मेरी बात समझे? अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो टुवर्ड्स सीजीएचएस और अदर स्कीम एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट शेल बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम 25 और 25 लिखी है, बट यहां पे 25 की जगह 25 और 50 हो जाएगी अगर एज क्या है? 60 प्लस। इज दैट क्लियर एवरीवन? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो भी पैसा आप पे करोगे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए लोग प्रीमियम्स देते हैं, तो अगर मेडिकल प्रीमियम में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए दिया है तो आपको 5,000 रुपए की रिडक्शन मिलेगी। बट वो 5,000 रुपए जो है लिमिट, वो इस 5,000 25 या 50 के अंदर ही है, 25 या 50 के अंदर ही है। और याद रखो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? कैश इज अलाउड। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला? कैश इज अलाउड, कैश पे कर सकते हो। तो मोटा मोटा ये याद रखना है, अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए कितना है? 25, और पेरेंट्स के लिए 25 अलग। पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो 50, वो आप भी हो सकते हो सीनियर सिटीजन। अगर आप खुद सीनियर सिटीजन हो तो आपको कितनी मिलेगी? 50। समझे कि नहीं समझे? अगर बेटा इंप्लॉई विश कर रहा है, वो इंप्लॉई ये कहता है कि मैं ज्यादा देना चाहता हूं, तो दे दे भाई, दिक्कत क्या है? नीचे डिडक्शन उतने अमाउंट की मिलेगी जितनी आपको बताई गई है, परसेंट जो लिमिट बताई गई है, बस लिमिट से ज्यादा दे रहा है तो देने दो, क्या दिक्कत? इंप्लॉई दे रहा है तो, एम्प्लॉयर दे रहा है तो ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा और नीचे डिडक्शन लिमिट में मिलेगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने कहा मेडिकल इंश्योरेंस, आपने लमसम पैसा दे दिया। आजकल मेडिकल इंश्योरेंस क्या कहते हैं? 2 साल 3 साल के लिए करा लो। सर मानो मेरे से 50,000 रुपए की पॉलिसी हो गई है, मैंने अपने फैमिली की 50,000 रुपए की पॉलिसी कराई है जो 2 सालों की है। कितने सालों की है? 2 साल। 2 साल का प्रीमियम एक साथ दे दिया, तो बताओ मुझे इस साल कितनी रिडक्शन रहेगी? 25, और अगले साल 25। मेरी बात समझे? तो क्या कहते हैं? कह रहे व्हेन प्रीमियम इज पेड इन लमसम फॉर 2 या 3 या 4 ईयर्स के लिए, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? जितना अमाउंट दिया उसको नंबर ऑफ ईयर्स में बांट देते हैं। ठीक है, जितना अमाउंट दिया उसको नंबर ऑफ ईयर्स में बांट देते हैं, तो पर ईयर उसको उतने लिमिट की डिडक्शन मिल जाती है, बट लिमिट वही है 25 या 50, सीनियर सिटीजन है तो। ठीक है, डन। इसका भी एक क्वेश्चन देखो, आपकी एज 40 इयर्स है, पेज मेडिकल इंश्योरेंस कितना? 20,000 टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज हेल्थ ऑफ द स्पाउस, अपने लिए अपने स्पाउस के लिए। ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 47,000 ड्यूरिंग द ईयर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर। तो देखो, आपने अपने लिए और कितना दिया है? 20, और फादर के लिए कितना दिया है? 47। तो पेरेंट्स के लिए अलग लिखो, अपने लिए अलग लिखो। यहां पर मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 3600 टुवर्ड सीजीएचएस। सीजीएचएस क्या चीज है? ये ना गवर्नमेंट की एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की होती है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में जो काम कर रहे होते हैं उनके भी होती है, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह के लिए भी होती है। तो सीजीएचएस स्कीम जो होती है उसमें कार्ड बनता है गवर्नमेंट का, और उसमें क्या होता है कि मुफ्त में इलाज हो जाता है। मुफ्त में मतलब बहुत ही कम से रेट पे इलाज हो जाता है। ठीक है, अगर कोई बीमारी होती है, कोई ट्रीटमेंट करानी होती है तो वहीं पे हो जाता है। तो 3600 रुपए का उन्होंने सीजीएचएस की तरफ दिया। ये ना आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए करा सकते हो। तो
सिर्फ 3600 रुपये, इसमें सिर्फ इसी में होता है, पेरेंट्स के लिए नहीं होता ये। इज दैट क्लियर? ये पेरेंट्स के लिए नहीं होता। अब मुझे बताओ, ही हैज ऑल्सो इनकर्ड 3000 इन कैश ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। लो जी, 3000 अपने लिए और स्पाउस के लिए, और 4000 अपने फादर के लिए कराया। 3000 अपने लिए और 4000 यहां। मुझे बताओ, क्या मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? मैक्सिमम कितनी मिलेगी? मैंने बोला था 25 इसके अंदर ही है, 3000 जो है वो भी 25 के अंदर ही है, तो 25 से ज्यादा मिल नहीं सकती। और इधर ये 51 बन रही है, कितनी मिलेगी? 50। कुल मिला के कितनी मिलेगी? 75। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूं। अगला है 80DD, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। डिपेंडेंट डिसेबल्ड में बोला जाता है कि अगर आपका कोई घर में कोई डिसेबल्ड है और आप उनकी ट्रीटमेंट कराते हो, आप उनकी क्या कराते हो? ट्रीटमेंट कराते हो, उनके लिए कोई खर्चा करते हो, तो गवर्नमेंट कहता है हम आपको डिडक्शन दे देंगे, हम आपको डिडक्शन दे देंगे। या आप उनके लिए खर्चा कर देते हो, या आप उनके लिए खर्चा कर देते हो, या फिर या तो आप उनके लिए खर्चा कर देते हो, या फिर आप उनके लिए पैसा जमा कराते हो। एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, LIC में आप जमा कराते हो, डिपॉजिट कराते हो, और फिर बाद में उसकी क्या क्लेम कर लोगे? डिडक्शन। मेरी बात समझे? मतलब सॉरी, डिडक्शन तो साथ साथ ही, डिपॉजिट करते करते ही। भाई देखो ना, फ्यूचर में डिसेबल्ड पर्सन है, उसके फ्यूचर में आपको पता है 10-12 लाख रुपए लगने हैं, आपके पास इतने पैसे तो है नहीं, तो आपने क्या किया? थोड़ा 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 करके जमा करना स्टार्ट किया। समझे कि नहीं समझे? तो अगर आप ऐसा करते हो तो जो अमाउंट जमा करा रहे हो उसकी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। ठीक है, तो बताओ, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मिल जाएगी डिडक्शन। यस, इंडिविजुअल हिमसेल्फ या HUF रेजिडेंट इन इंडिया, टैक्स पेयर्स हैज बीन ऑप्टेड, क्या या तो उसने खर्चा कर दिया होगा मेडिकल ट्रीटमेंट पर, या फिर उसने LIC या UTI के जमा करा दिया होगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट। सिंपल। इसमें डिसेबिलिटी होती है, डिसेबल्ड पर्सन जो है वो एटलीस्ट 40% डिसेबल्ड होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा वो 40% है या नहीं? ये जिस हॉस्पिटल में आप उसका इलाज करवाते हो उस डिसेबल्ड पर्सन का, उस हॉस्पिटल में ही आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है जिससे ये पता चल जाता है कि उसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है। कह रहा है आप ये किस किस के लिए करवा सकते हो? वो डिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जिनकी खुद की कोई इनकम नहीं है। तो डिपेंडेंट मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स। पहला सेक्शन है जो सबको इज्जत दे रहा है, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था 80D, उसमें ब्रदर सिस्टर का नाम ही नहीं था। और 80C की बात करें, LIC में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में, वहां पे तो पेरेंट्स का नाम भी नहीं था। 80D में पेरेंट्स का नाम आ गया, और 80DD में, डिपेंडेंट डिसेबल्ड में, इसमें ब्रदर सिस्टर्स का भी नाम दे दिया। अगर वो डिपेंडेंट है तो उनके ऊपर जो भी खर्चा किया जा रहा है आपको फिक्स डिडक्शन मिलेगी। खर्चा जो भी किया जा रहा है फिक्स डिडक्शन मिलेगी। कितनी? 75,000। 75,000 की फिक्स। और अगर हायर डिडक्शन मिलेगी, डिसेबिलिटी अगर 80% या उससे ज्यादा है तो 1,25,000। यस और नो? तो डिसेबिलिटी अगर 40% या उससे ज्यादा है बट 80 से कम है तो 75 फिक्स, और अगर 80% से ज्यादा है तो 1.25 लाख रुपए, 1,25,000 की फिक्स डिडक्शन मिल जाएगी। आप खर्चा चाहे 100 रुपए करो, चाहे लाख रुपए करो, चाहे 10 लाख करो, चाहे 50 लाख करो, आपको मिलेगी इतनी डिडक्शन। ठीक है, ये देखो 6,95,000 की इनकम है एक बंदे की, और उसमें बोला LIC करवाया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द पॉलिसी सिंस 2008 की, पेड बाय एक्स इन कैश, कैश में दिया है। LIC का प्रीमियम कैश में दिया है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C में आता, वहां हमने कहीं ये बात नहीं पढ़ी थी, याद रखना, ये कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं। तो ये बाय कैश दे दोगे तो मिल जाएगी डिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। 6,95,000 बाय कैश दे रहे हो, 33,334। मुझे बताओ पॉलिसी का अमाउंट कितना है? 2 लाख। पॉलिसी का अमाउंट कितना है? 2 लाख। 2 लाख था पॉलिसी 1/4/12 से पहले की है, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 20% तक मिल सकता है। प्रीमियम दिया कितना है? 33,334 मिल जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन फंड ऑफ LIC, बताओ 80C में तो इतना मिल जाएगा, 80CCC में मिल जाएगा ये? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, 11,000। मेडिकल पॉलिसी कराई ऑन द लाइफ ऑफ डिपेंडेंट फादर, 64 ईयर्स की एज, 19,000 प्रीमियम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। 80D डिपेंडेंट फादर। फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर, क्या मेडिकल प्रीमियम डिपेंडेंट ब्रदर का भर सकते हो? मिल जाएगी डिडक्शन? नहीं मिलेगी। डिपेंडेंट ब्रदर के
अगर वो डिसेबल्ड है तो उस डिसेबल्ड की ट्रीटमेंट की मिल जाएगी, बट ये तो प्रीमियम है ना, प्रीमियम की नहीं मिलेगी। ये देखो मेडिकल ट्रीटमेंट डिपेंडेंट ब्रदर जो कि डिसेबल्ड है, अब मिल जाएगी इसकी, कितनी मिलेगी? फिक्स 75,000। भाई 80 डीडी क्या बोलता है, जल्दी बताओ। 80 डीडी बोलता है फिक्स रिडक्शन मिलेगी 75,000 की। इज दैट क्लियर? अब यहां पे उसने बोला LIC में डिपॉजिट भी कराया फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर, तो मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 75 मिलेगी, इससे ज्यादा तो मिलेगी भी नहीं। तो बताओ कितना मिला? 33,334 प्लस 11,000 प्लस 19,000 प्लस 75,000, ये हो रहा है 5,56,666। ये मेरी टोटल इनकम आ गई। कोई डाउट? भाई इन दोनों पॉइंट्स का कंसोलिडेटेड एक ही मिलेगा ना, 75 फिक्स। DDB बीमार। अब आप, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर, आपके वाइफ, आपके मतलब स्पाउस, बच्चे, इनमें से कोई भी बीमार पड़ जाता है तो बीमारी की जो ट्रीटमेंट करानी पड़ती है हॉस्पिटल में, जो खर्चा आता है, उस खर्चे की भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो इंडिविजुअल हिमसेल्फ या HUF assessee कैन क्लेम डिडक्शन इफ ही और इट हैज एक्चुअली इंकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, डिजीज की ट्रीटमेंट कराने के लिए, और इसमें सारे कवर्ड है। हाँ, वर्ड्स डिपेंडेंट लिखा गया, इसका मतलब है डिपेंडेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट के लिए नहीं। मतलब अगर मान लो मेरी वाइफ वर्किंग है, वो वर्किंग है और वो सैलरी अच्छी कमाती है, तो ऐसे केस में वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो वो अपना खर्चा खुद कर सकती है ना, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? तो गवर्नमेंट कह रहा है तब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन कब मिलेगी? अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती है तुम्हारी इनकम पे। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्लियरली लिखा है डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट हस्बैंड वाइफ, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ये सब डिपेंडेंट है। ठीक है। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? कह रहे जितना भी खर्चा किया या 40,000, विच एवर इज लेस। खर्चा या 40, विच एवर इज लेस। और अगर डिसेबल्ड के लिए स्कीम में इन्वेस्ट करे देन LIC का तब भी मिल जाएगी। हाँ बेटा बिल्कुल मिल जाएगी ना, पढ़ा तो था हमने, पढ़ा तो था। ये क्या पढ़ा? ये द टैक्सपेयर हैज पेड और डिपॉजिटेड अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड इन दिस बिहाफ बाय LIC। ठीक है, अब पैसा उसमें जमा करो तब भी मिल जाएगी, बट मिलेगी टोटल में फिक्स 75। तो बताओ, कोई भी खर्चा अगर आप करते हो उसको कंपेयर करोगे किसके साथ? 40,000 के साथ, विच एवर इज लेस। तो 40,000 की मिलेगी मैक्सिमम। और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख, सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख। वैसे कितने मिलेगी? 40,000। अच्छा सुनो, डिजीज की ट्रीटमेंट कराई है, हो सकता है आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा हो उनके ऊपर। क्या करा रखा हो? मेडिकल इंश्योरेंस। सर अगर मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है तो बेटा वो तो पैसा तो रीइंबर्समेंट आ जाएगा, हॉस्पिटल वाले तो पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देंगे। मान लो 2 लाख का खर्चा हुआ, कितने का खर्चा हुआ? 2 लाख का। 2 लाख में से 1,80,000 इंश्योरेंस कंपनी दे दिया, आपने अपनी जेब से कितना खर्चा किया? 20, तो मिल जाएगी ना 20। कहां पे? 80 DDB में। समझ गए मेरी बात? 80 DDB में 20 की डिडक्शन क्लेम कर लोगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जल्दी बताओ। लिख रहे हैं यहां पर, देखो, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन शेल बी रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल गए तो वो अमाउंट हटा दो, जो बच गया, जो पैसा आपने अपनी जेब से खर्च किया, उसकी मिल जानी चाहिए डिडक्शन। क्लियर? इज दैट क्लियर? ये हो गया 80 DDB। 80E क्या है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आप अपने लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चे के लिए लोन लेते हो हायर एजुकेशन के लिए, तो जो उनका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिल जाती है 80E में। ई से याद रखो एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन मिल जाती है। ठीक है। अब इसके अंदर एक और बात याद रखो, जब आप इंटरेस्ट देना स्टार्ट करोगे तब से डिडक्शन मिलनी स्टार्ट होगी, पेड बेसिस पे ही मिलेगी। और जब आप देना स्टार्ट करोगे उस साल और अगले 7 साल, टोटल 8 साल मिलेगी। ये देखो, इंटरेस्ट की डिडक्शन आप कितनी ले सकते हो? एंटायर इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल इन द ईयर इन विच असेसी स्टार्ट पेइंग इंटरेस्ट एंड सब्सिक्वेंट 7 years until interest is paid in full। मेरी बात समझ में आ गई? अगर लोन इज टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर स्टडी, अपने लिए, फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव चैरिटेबल इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन, इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल इन द ईयर इन विच इंटरेस्ट इज पेड। इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल इफ लोन इज टेकन फॉर परसुइंग assessee's own education और फॉर एजुकेशन ऑफ हिज रिलेटिव्स, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? आप अपने लिए भी कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स के लिए भी, रिलेटिव में स्पाउस या बच्चे के लिए भी लोन ले सकते हो।
अच्छा, एजुकेशन में जो डिग्री है वो जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो डिग्री वो वाली हो, रेगुलर वाली ही हो, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री भी हो सकती है, एसओएल भी हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है, ठीक है। इसमें मैं आपको ये एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट टाइम एमसीए मिल जाएगी, फुल टाइम एमबीए की भी मिल जाएगी, फुल टाइम एमबीए की भी मिल जाएगी, पार्ट टाइम एमसीए की भी मिल जाएगी, ठीक है। अब आपने अपने ले लिया ये दोनों लोन और ये अपनी बेटी के लिए लिया, दोनों के इंटरेस्ट की मिल जाएगी, इंटरेस्ट की मिल जाएगी। नेक्स्ट इज एटीईई, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपने अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लोन दिया है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को या तो परचेज कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, उस पर जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब आप कहोगे सर ये तो ऑलरेडी हम सेक्शन 24B हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ते हैं। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी की अपनी शर्तें हैं, यहां पे अपनी शर्त है। कह रहे लोन कब लिया होना चाहिए? 16-17 में। सर वो तो टाइम निकल गया। हाँ, लोन 16-17 में लिया होना चाहिए। हो सकता है इंटरेस्ट अभी भी चल रहा हो, तो जो अब तक इंटरेस्ट चल रहा है, जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा इस साल में, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आई? और भी कुछ शर्तें हैं क्या? हाँ, कह रहे एसएससी इज इंडिविजुअल रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ही हैज टेकन अ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। परचेजर शुड बी द फर्स्ट टाइम बायर, बायर पहली बार है, ठीक है। ही हैज नेवर परचेज एनी हाउस एंड नाउ ही इज गोइंग टू परचेज अ हाउस। पहले कभी नहीं घर खरीदा, आज पहली बार घर खरीद रहा है। हाउस की जो वैल्यू है वो शुड नॉट बी मोर देन 50 लाख। घर की जो कीमत है वो मैक्सिमम 50 लाख हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और लोन टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग अ हाउस शुड नॉट बी मोर देन 35 लाख। ये शर्तें हैं। कह रहा घर की कीमत मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 35 लाख। और जो सॉरी, घर की कीमत मैक्सिमम 50 लाख और लोन जो है वो मैक्सिमम 35 लाख का होना चाहिए, इससे ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, इंडिविजुअल डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं है। ये इस सेक्शन की शर्त है। लोन कब होना चाहिए? 16-17 में। सर ये तो टाइम निकल गया, बट इंटरेस्ट चल रहा हो सकता है ना अब तक, तो जो इंटरेस्ट है उसकी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। समझ गए? तो इंटरेस्ट 80EE ये सेक्शन अभी भी जिंदा है जब तक इंटरेस्ट जिंदा है। समझ गए बात? हाँ, सेम इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ट्वाइस। मतलब मान लो 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट है साल का, या 1.5 लाख का इंटरेस्ट है मान लो साल का, आप ऑलरेडी सेक्शन 24B में क्लेम कर रहे हो 1.5 लाख, या 3 लाख ही है चलो मान लो, तो ऑलरेडी 24B में क्लेम कर रहे हो, तो नहीं ले पाओगे आप। तो आप इस सेक्शन में 80EE में नहीं ले पाओगे। या तो उधर ले लो या इधर ले लो, बात तो एक ही है, दोनों में से कहीं एक ले लोगे, दोनों जगह नहीं ले सकते। सर ऐसा हो सकता है कि जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आपने बताया था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो मैक्सिमम 2 लाख के इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलती है। हाँ, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 ले लिया, बाकी का बचा हुआ 1 लाख रुपए आप यहां क्लेम कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 1 लाख आप यहां क्लेम कर सकते हो, बट उसके लिए अमाउंट इतना अलाउड भी होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट कितना अलाउड है? 50,000। 80E में मैक्सिमम कितना अलाउड है? 50,000। तो 1 लाख और 50,000 विच एवर इज लेस, 50 से ज्यादा मिलेगी नहीं। ये 80EE का सेक्शन है, जो कि लोन कब लिया होना चाहिए? 16-17 में। अब सर अगर अभी लोन लिया हो तो क्या करेंगे? तो अभी का हिसाब से तो आगे है, एक और पॉइंट पढ़ेंगे अभी हम। मेरी बात समझ में आ रही? ये 80E। अब इसका एक क्वेश्चन भी देखो कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए 45 लाख की, कब लिया है? 1/4/17। लोन 35 लाख रुपए का है, प्रॉपर लोन सैंक्शन हो गया 28 मार्च, यानी 16-17 के बीच हो गया सैंक्शन लोन। बोलो हाँ या ना? कंप्यूट इंटरेस्ट एलिजिबल, कितना इंटरेस्ट एलिजिबल होगा बताओ? पहले इंटरेस्ट निकालो। 45 कितने का लोन लिया? 35 लाख। 35 लाख का 11% कितना बनता है? 35 लाख का 11% ये बनता है 385। अब आप क्लियरली बोल रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख रुपए ले पाओगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में, हाँ या ना? और बाकी का बचा हुआ कितना? 1,85,000 आप कहां क्लेम कर लोगे? 1,85,000 आप कहां क्लेम कर लोगे? ये क्लेम कर लोगे आप सेक्शन 80EE में। बट अब यहां पर भी पूरा तो ले नहीं पाओगे, मैक्सिमम कितना ले पाओगे? 50। तो कितना ले पाओगे? 50 ये और 2 लाख वो, टोटल 2.5 लाख। समझ गए बात? अनमोल का कहना है सर अगर पेरेंट्स ने चाइल्ड के लिए से नेम से घर खरीदा और अगर चाइल्ड बाद में बाय करता है न्यू, तब मिलेगा क्या? बेटा चाइल्ड के नाम पे खरीदा, अगर चाइल्ड के नाम पे खरीदा तो पहली बात तो वो वैसे भी डीम्ड ओनर वापस, हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ा था सेक्शन नंबर 27 में, कि अगर आप करते हो ऐसा तो ये डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा ना, पेरेंट ही। अगर बच्चा 18 साल से कम है तो
18 साल से ज्यादा है तो नहीं होगा ऐसा। तब तुम कह रहे हो कि अगर न्यू तब मिलेगा क्या? बेटा देखो, अगर बाद में न्यू लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले न्यू नहीं होना चाहिए, पहले से कोई एक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है? पहले से आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये बात बोला है। कहता है जो आप टॉपिक पूछ रहे हो वो ये है कि परचेजर शुड बी द फर्स्ट टाइम बायर, ही हैज नेवर परचेज एनी हाउस एंड नाउ ही इज गोइंग टू परचेज अ हाउस। ये कहना चाह रहे हो ना तुम? यही कहना चाह रहे हो। तो आपके नाम पे एक पहले से प्रॉपर्टी अगर है तो बाद में अगर खरीदोगे तो वो अलाउड नहीं है। अगर आप पहले से एक प्रॉपर्टी है और बाद में एक और प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो अलाउड नहीं है। अब चाहे वो जैसे भी आई हो, चाहे वो गिफ्ट करके ही आई हो, आ तो गई ना प्रॉपर्टी आपके नाम पे। नेक्स्ट सेक्शन इज 80EEA, कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। अब एक और हाउस प्रॉपर्टी वाला आ गया। अब ये लेटेस्ट है जिसपे गवर्नमेंट ने बोला लोन कब लिया, 1/4/19 से लेकर 31/5। ये भी निकल गया टाइम, बट फिर भी ये लेटेस्ट है। 19 से लेकर 22 यानी 3 साल के बीच, इस 3 साल के बीच अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट की रिडक्शन मिल जाएगी। लोन कह रहे प्रॉपर्टी मैक्सिमम कितने तक की होनी चाहिए? 45 लाख। प्रॉपर्टी मैक्सिमम कितने तक की होनी चाहिए? 45 लाख। इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम इंटरेस्ट देखो वहां पे कितना था, 80EE में 50,000, यहां पर एक्चुअल इंटरेस्ट और 1.5 लाख, विच एवर इज लेस। 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हो। कितना क्लेम कर सकते हो? 1.5 लाख तक। इज दैट क्लियर एवरीवन? और ये बात भी क्लियर है कि ये डिडक्शन भी 24B के अलावा है, तो जो 24B में होगा उसके अलावा होगा। यस यस अनमोल, यस। 80EEB। अब अगर आपने एक ई व्हीकल खरीदी, ये भी टाइम निकल गया वैसे तो, बट इंटरेस्ट चल रहा हो सकता है। अगर आपने लोन लिया किसके लिए? परचेज ऑफ ई व्हीकल के लिए। तो जो इसका लोन कब तक लिया होना चाहिए? 2023, 1/4/19 से लेकर 31/23 तक, यानी 4 साल के बीच अगर आपने लोन लिया फॉर परचेज ऑफ ई व्हीकल, तो उस पर जो इंटरेस्ट है उसकी आपको एक्चुअल इंटरेस्ट और 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एक्चुअल इंटरेस्ट और 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बेटा फर्स्ट टाइम बायर नहीं है, बट आपके पास पहले से एक नाम पे प्रॉपर्टी है। द पॉइंट इज दिस, अगर आपके पास पहले से एक प्रॉपर्टी है तो आप इस पॉइंट के उल्लंघन कर देते हो। समझ गए बात? पहले से प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ 80EEB समझ में आया? 80EEB में मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना रिडक्शन मिलेगी, एक्चुअल या 1.5 लाख, विच एवर इज लेस। इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन देखो, आपने 43 लाख का लोन लिया, मिस्टर ए ने 43 लाख का लोन लिया। सैंक्शन ऑफ लोन कब है? 1/4/21। लोन डिसबर्स मतलब लोन वापस, लोन दिया कब है? 1/5/21 को। पर्पस ऑफ लोन है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। 45 लाख की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? 9% का इंटरेस्ट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिस्टर ए को बिल्कुल मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो मिस्टर ए को यहां पर 45 लाख रुपए का लोन, 9% का इंटरेस्ट, तो 4,05,000 है। 4,05,000 में से, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए, तो 2 लाख तो 24B में क्लेम कर लेगा और 1.5 लाख तक वो यहां क्लेम कर लेगा। कहां पे? 80EE के अंदर, हाँ या ना? 80EEA के अंदर, सॉरी 80EEA में। तो ये लिखा है 80EEA में 1.5 लाख यहां क्लेम कर लेगा और 24B में 80EEA में यहां क्लेम कर लेगा और 24B क्लेम कर लेगा यहां। यही होगा ना? बताओ इसके बाद वाला पॉइंट बताओ। लोन लिया 45 लाख का एनबीएफसी से, लोन लिया कब है? ये डेट पर, डिसबर्समेंट ये डेट पर, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा नहीं है, 45 लाख मैक्सिमम अलाउड है, तो 48 लाख है। मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट बताओ, सी वाले में बताओ। लोन लिया, डिपॉजिट टेकिंग फ्रॉम एनबीएफसी, इस डेट को लिया, डिसबर्समेंट इस डेट को हुए। ई व्हीकल के लिए, ई व्हीकल के लिए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। गाड़ी कितने की भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 लाख, 10%, 2 20, बट मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 1.5 लाख। कहां पर? 80EEB, 1.5 लाख की मिल जाएगी। क्लियर? अब मुझे बताओ अगला वाला पॉइंट क्या है? लोन कब लिया होना चाहिए?
30 मार्च 2019 को लिया है सैंक्शन ऑफ लोन, तो ये डेट थी क्या? 1/4/19 से तो स्टार्ट हो रहा था ये पॉइंट, तो इसकी नहीं मिलेगी, जीरो, इसकी नहीं मिलेगी, निल। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये हो गया सेक्शन नंबर 80 EEB, परचेज ऑफ ई व्हीकल्स के लिए। फिर आ जाता है 80G, डोनेशंस, डोनेशन टू सर्टन फंड्स। अब इसमें तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया हुआ है। अब आपको याद होगा सेक्शन नंबर 80G में 4 बातों का ध्यान देना है। 4 तरह के फंड होते हैं। एक, नॉट एप्लीकेबल और 100%, एक 10% ऑफ GTI और 100%, एक नॉट एप्लीकेबल और 50% और एक 10% ऑफ GTI और 50%। याद आया कि नहीं आया? मैंने आपको बताया था इनको याद करने के लिए आप ये 4 बना लो। अब बताओ नॉट एप्लीकेबल 100 में क्या आते हैं, मत याद करो, सिर्फ 10% ऑफ GTI। ये स्टेप नंबर क्या है? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमें चेक करना था ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। याद आया? स्टेप नंबर 1 क्या है? ग्रॉस क्वालिफाइंग। ग्रॉस क्वालिफाइंग में तो बस ये चेक करो कि वो जो डोनेशन है वो एलिजिबल है कि नहीं है डिडक्शन के लिए, वो एलिजिबल है कि नहीं है। सर वो कैसे पता चलेगा? कि जैसे 2000 से ज्यादा कैश अलाउड नहीं है। नंबर 2, काइंड में डोनेशन देते हो तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। नंबर 3, ये भी देखना है कि वो डोनेशन इस लिस्ट में है कि नहीं है। लिस्ट बनाई है, ये रही लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर है कि नहीं है, तो एलिजिबल तभी होगी। मेरी बात समझ में आ गई? एलिजिबल तभी होगी। तो पहले ग्रॉस क्वालिफाइंग देखो। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है? नेट क्वालिफाइंग। ये नेट क्या है? नेट क्या है? नेट के अंदर जितना भी ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट होगा उसको कंपेयर करोगे 10% ऑफ एडजस्टेड GTI के साथ, विच एवर इज लेस, और उतने अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आया? ग्रॉस को 10% ऑफ GTI से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लेस, उतनी अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ, नॉट एप्लीकेबल 100, 10% ऑफ GTI 100। अभी इसको मत याद करो ना। 10% ऑफ GTI 100 में क्या आते हैं? एक, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को डोनेट कर दो फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। याद आया? याद आया? नंबर 2, आप 10% ऑफ GTI और 100 में क्या याद करो? 10% ऑफ GTI और 100 में क्या याद करो? आप इनमें याद करो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, या कोई भी ऐसा एसोसिएशन जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है हमारे देश में। अगर आप इनको डोनेट करते हो तो पहले 10% ऑफ GTI करेंगे कंपेयर, विच एवर इज लेस, फिर जो अमाउंट आएगा उसको 100% रिडक्शन मिल जाएगी, 100% रिडक्शन मिल जाएगी। फिर आएगा नॉट एप्लीकेबल और 50%। इसमें बड़ा सिंपल है, इसमें आता है गांधी परिवार। मैंने आपको बताया था गांधी परिवार, याद है? इसमें सिर्फ पूरी लिस्ट के अंदर गांधी परिवार के सिर्फ 4 हैं और वो चारों यहीं पे आते हैं। पहले बोलता है नॉट एप्लीकेबल, मतलब गांधी परिवार इज नॉट एप्लीकेबल, हाँ कि ना? और फिर उसके बाद इज्जत कितनी है? 50, है ना? अभी तो हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है, 50 वाला ही। बताओ, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ड्रॉट, डी से ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा, और सूखा कौन है? गांधी परिवार। देखो ऐसा है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है वो यहां आता है। तो क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर दोनों में फंड है। अब प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, राजीव गांधी, तो अब ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी गांधी परिवार में से ही है कि नहीं है? तो इसलिए इंदिरा गांधी मेमोरियल। अब प्राइम मिनिस्टर तो ये भी है, बट ये वाला फंड यहां आता है, वो नेशनल रिलीफ फंड है। ये ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा, सूखा कौन है? गांधी परिवार। ऐसे याद करना है। नंबर 4 इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, या एक और है, कौन? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। जवाहरलाल नेहरू भी हमारे कौन के? गांधी परिवार से कनेक्टेड। तो कितने हो गए? 4 हो गए। बताओ क्या क्या? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड।
नॉट एप्लीकेबल और फिर 50 और फिर 10% ऑफ जीटीए और 50। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं भाई, यहां देखो, यहां गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी है, यहां पर आप किसी भी लोकल अथॉरिटी या किसी एसोसिएशन को डोनेट करते हो, किसी एसोसिएशन को डोनेट करते हो, किस पर्पस के लिए? फॉर लोकल अथॉरिटी या एसोसिएशन को डोनेट करते हो फॉर अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मुद्दा नहीं है, कोई और मुद्दा है तो वो यहां आएगा। अगर फैमिली प्लानिंग मुद्दा होता तो 10% जीटीए के बाद 100, यहां पे 10% जीटीए के बाद 50%। नंबर दो, वहां इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, यहां पे बोला जाता है किसी भी एसोसिएशन, लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, किसी को भी देते हो फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स, सिटीज एंड विलेजेस, टाउन्स, सिटीज एंड विलेजेस, याद है? तो वो स्पोर्ट्स का इंफ्रा है, देश का इंफ्रा है? देश का इंफ्रा हो गया ना ये, तो देश के इंफ्रा के लिए 10% ऑफ जीटीए और फिर 50। नंबर 3, माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए आप डोनेट करते हो, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कितना है? 10% ऑफ जीटीए और फिर 50। नंबर 4, अगर आप किसी टेंपल, मॉस्क, गुरुद्वारा है ना, या चर्च, इनको डोनेट करते हो तो कितना मिलेगा? 10% जीटीए और 50। और लास्ट में एनी अदर चैरिटेबल फंड, एनी अदर चैरिटेबल फंड या चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करते हो या फंड को डोनेट करते हो तो वो इसमें आएगा। ठीक है, तो बस ये याद करना है, बस बाकी सारे बचे हुए सब इसमें आ जाएंगे, बाकी सारे बचे हुए इसमें आ जाएंगे। याद होता है कि नहीं याद होता है? याद होना ही चाहिए भाई, ये तो याद करवाया हुआ है क्लासेस के अंदर। बस अब ये 10% ऑफ जीटीआई क्या है? हमें 10% ऑफ जीटीआई से कंपेयर करना होता है ना। ये जीटीआई क्या है? क्या ये जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम? सर, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शन माइनस कर देंगे 80C से 80U, एक्सेप्ट 80G, क्योंकि 80G तो निकाल रहे हैं ना हम लोग, 80G को छोड़ के बाकी सारी डिडक्शन माइनस कर देंगे। ओके, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। समझ गए बात? समझ गए मेरी बात? इस बात का आपको ध्यान देना होगा। इसमें एलटीसीजी नहीं आएगा, क्योंकि एलटीसीजी में तो 80C to 80U मिलता ही नहीं, वो है ना, फ्लैट रेट होता है ना। और इस पे एसटीजी ट्रिपल बने पे भी में भी कवर नहीं होगा, क्योंकि इस पे भी 80C to 80U नहीं मिलता। मेरी बात समझ में आ गई? आओ दोस्तों पढ़ते हैं। कैश डोनेशन मैक्सिमम कितनी अलाउड है? 2000 से ज्यादा कैश डोनेशन अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो ध्यान से। विनिंग फ्रॉम लॉटरी आपको दी हुई है 1,04,500, बिजनेस इनकम दिया हुआ है 11,05,500, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ दिया है 70,000, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीग फंड है 51,000, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग है 33 और पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को 1,12,000। आपको फाइंड आउट करनी है नेट इनकम। कैसे निकालेंगे नेट इनकम? कैसे फाइंड आउट करेंगे? सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो बिजनेस इनकम देखिए क्या नहीं है, 11,500, जी हाँ 11,500। फिर इसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 1,04,500, पीजीबीपी कितनी है? 11,500। फिर इसके बाद है लॉटरी इनकम, ये कितनी है? लॉटरी इनकम कितनी है? 1,04,500। जीटीआई हो गई मेरे पास 12,10,000। इसमें से माइनस कर देंगे क्या? डिडक्शन 80C to 80U। अब इसके अंदर हम लोग 80C की डिडक्शन हमें दी हुई है, 80C माइनस कर दो। विनिंग फ्रॉम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड पीपीएफ कितना है? 70,000, ये माइनस कर दो। 80C माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड जीटीआई। क्या आ जाएगा ये? एडजस्टेड जीटीआई 11,40। इसको बोलेंगे एडजस्टेड जीटीआई 11,40। अब ये एडजस्टेड जीटीआई के बाद हमें क्या माइनस करना है? 80G। ये तीनों 80G के हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीग फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग और पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले ये काम करना है, इसको बताना है कि कौन से वाले में है।
प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड NA 100, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ये किसमें आएगा? 10% ऑफ GTI और फिर 100। ये पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट अप्रूव वो लास्ट वाले में 10% ऑफ GTI और 50। पहले तो ये पहचानना है, अगर ये पहचानने में ही गलती कर दी फिर तो दिक्कत है। अब मुझे बताओ, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं। स्टेप 1, सबसे पहले क्या देखते हैं, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। अब ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जो कि कितना दिया हुआ है, 51,000। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग कितना है, 33। फिर इसके बाद है पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, कितना है, 1,12,000। ये सारे एलिजिबल है, हाँ। टोटल मिला के देखो ये बनते हैं 196। ये हो गया ग्रॉस क्वालिफाइंग। स्टेप नंबर 2, नेट क्वालिफाइंग। अब नेट क्वालिफाइंग में क्या करना है, हमें 10% ऑफ GTI से कंपेयर करना है। 10% ऑफ GTI के लिए आपके पास एडजस्टेड GTI तो दिया ही हुआ है 11,40,000। 10% ऑफ 11,40,000 कितना आ गया, 1,14,000 आ गया। ये हो गया नेट क्वालिफाइंग। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, जब आपने ग्रॉस क्वालिफाइंग को कंपेयर किया, आपको मैक्सिमम इतनी मिलेगी, इससे ज्यादा मिल नहीं सकती। अब दिक्कत क्या है, ये 10%, जब हम लोग ये 10% ऑफ GTI करते हैं ना, मतलब हम लोग ऊपर लिख रहे हैं 196 बट यहां पर लिख रहे हैं 114, तो इतना ही एलिजिबल है। क्या ऐसा है क्या, जहां नॉट एप्लीकेबल लिखा है ना, नॉट एप्लीकेबल, वो इसके अंदर नहीं आता, तो नॉट एप्लीकेबल वाला भाई साहब सीधा स्टेप नंबर 3 में जाएगा, यानी सीधा 50% या 100% करेंगे हम नॉट एप्लीकेबल वाले के साथ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है, ये इसका और इसको मिला के बनता है 145, बट हम लोग मिल सकती है मैक्सिमम कितनी, 114। दिक्कत है, मिल सकती है मैक्सिमम 114, 145 में से। तो बताओ क्या करूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं निकालूंगा कि 114 में से मैं कैसे फाइंड आउट करूं। 1,12,000 तो पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट उठा लो पूरा। अच्छा मुझे बताओ, 1,12,000 पूरा उठा लूं, पूरा अगर मैं ये उठा लेता हूं तो इस पर मुझे बाद में कितना मिलना है, 50, और इस पर बाद में मुझे कितना मिलना है, 100। तो मुझे अपना फायदा देखना है, अपना नुकसान कराना है, फायदा देखना है। तो एक 12 नहीं उठाऊंगा मैं, पहले वो उठाऊंगा जिसमें मुझे बाद में ज्यादा फायदा मिलेगा। पहले बाद में मुझे ज्यादा फायदा किस में मिलेगा, 33 में, तो मैं 33 पहले उठा लूंगा, और बाकी का रेस्ट अमाउंट कौन सा उठा लूंगा, 81,000 में बाकी का उठा लूंगा, एक 12 में से, और बाकी छोड़ दूंगा। 33 और 81 हो गया, एक 14। क्या मेरी बात समझ में आई? स्टेप नंबर 3, अब मुझे क्या करना है, मुझे डिडक्शन मिलेगी। पहले प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की बात करते हैं, इस पे तो मुझे पूरा 100% मिल जाएगा, कितना है, 51,000, पूरा 51,000 का 100%, यानी पूरा 51,000। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितना है वो, 33 का बाद में कितना मिलना है, 100, तो 100% मिल गया। फिर इसके बाद आता है पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ये कितना है, 1,12, 1,12 नहीं, सॉरी, इसमें से 1,12 में से शॉर्टलिस्ट कितना किया था अमाउंट, 81 किया था ना, तो 81 का 50% कितना आएगा, 40,500। तो मैक्सिमम इतना मिलेगा, 51, 33, 40,500, ये बनता है 1,24,500। कितना बनता है, 1,24,500। यस बेटा, उसको वो एडजस्टेड GTI बोलते हैं। पहले सारी रिडक्शन माइनस करनी है एक्सेप्ट ATG। ये आ गई 1,24,500 और 1,24,500 की रिडक्शन मिल जाएगी इसमें से, तो ये मेरी बन गई 10,15,500 मेरी टोटल इनकम। समझ में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसके अंदर बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये करवा दिया आपको, ठीक है। ये गलती करते हैं और ये आएगा ही आएगा, इज दैट क्लियर? ये आएगा ही आएगा। मैं आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट में 80C है, 80D, 80C, 80D, 80CCD है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 80C इंपॉर्टेंट है, 80CCD इंपॉर्टेंट है, 80D इंपॉर्टेंट है,
इसके बाद 80 EE, ए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 80 जी इंपॉर्टेंट है जो भी हम कर रहे हैं। इसके बाद एक 80 TT ए अभी मैं डिस्कस करूंगा, और 80 TT बी इंपॉर्टेंट है, और 80 यू ये इंपॉर्टेंट है। बस ये डिडक्शन अगर आप ध्यान से कर लो तो काम खत्म बेटा। स्टेप्स, सबसे पहले ग्रॉस क्वालिफाइंग मतलब होता है सम ऑफ ऑल डोनेशंस। जितनी भी एलिजिबल डोनेशंस हैं उनको हम सम अप कर देते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस क्वालिफाइंग। नेट क्वालिफाइंग होता है ग्रॉस को, अमाउंट को कंपेयर करते हैं हम 10% ऑफ जीटीआई के साथ। तो जीटीआई का एडजस्टेड जीटीआई कितना है? 1140 है ना एडजस्टेड जीटीआई, उसका 10%, यानी हम लोग मैक्सिमम इतनी डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। बट दिक्कत क्या है, आपने देखी होगी ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर कुछ जगहों पर आपने देखा होगा डब्बों में नॉट एप्लीकेबल लिखा है, और कुछ जगहों पर क्या लिखा है? 10% ऑफ जीटीआई। नॉट एप्लीकेबल लिखा है और वहां पे 10% ऑफ जीटीआई भी लिखा है। तो जहां पर नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि नॉट एप्लीकेबल वालों का मतलब ये है कि वहां पे 10% ऑफ जीटीआई से कंपेयर करना नहीं है, और जहां पर 10% ऑफ जीटीआई लिखा है वहां पे 10% ऑफ जीटीआई से कंपेयर करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 50 या 100 करेंगे। ये जो 100 है, आपने देखा होगा कई जगहों पे 100 है और आगे कहीं पे 50 भी मिलेगा, ये रखिए। इसलिए मैंने वो आपको 4 डब्बे बनवाए थे, उस 4 डब्बों में मैंने सारे फंड बता दिए। ये जितने भी फंड हैं इनमें से 3 वालों को कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी सारे नॉट एप्लीकेबल और 100 में आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात? तो पहले ग्रॉस फिर कंपैरिजन में आपने देखा होगा मैंने इस प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीग फंड को लिया ही नहीं, कंसिडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सीधा थर्ड स्टेप में जाएगा ना, नॉट एप्लीकेबल है ना ये। और लास्ट में फिर 100 और 50 करना होता है। आखिरी स्टेप क्या है? या तो 50% होगा किसी चीज का या 100 होगा नेट क्वालिफाइंग का, बस। डन। अब मैं आपको सीधा इंपॉर्टेंट करा दूं क्या? 80 जीजी एक बार पढ़ लेना। रेंट पे करने पर डिडक्शन मिलती है। याद रखना, रेंट पेड में एचआरए को, जिनको एचआरए मिल रहा है वो तो एचआरए में रेंट पे करने की एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे, सेक्शन 10 क्लॉज 13 है, हाँ या ना? एचआरए रिसीव हो रहा है तो रेंट पे करने की एचआरए के अंदर एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे, सेक्शन 10 क्लॉज 13 है। इसलिए उनके लिए ये नहीं है, इसलिए लिखा है शुड बी अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, या फिर वो सैलरी एम्प्लॉई है जिनको एचआरए नहीं मिल रहा। आपका और आपके स्पाउस, आपके बच्चे के नाम पे पहले से कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन मैक्सिमम कितनी अलाउड है? 5,000 रुपए महीना, 25% ऑफ टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, विच एवर इज लेस। 5,000 रुपए महीना यानी साल के 60,000 हो गया, टोटल इनकम का 25%, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, तीनों में से विच एवर इज लेस। फिर एक आता है 80 GGA, यह है साइंटिफिक रिसर्च फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये किन के लिए? ये सैलरीड इंप्लॉइज के लिए, क्योंकि जो बिजनेसमैन होंगे वो तो सेक्शन साइंटिफिक रिसर्च के लिए सेक्शन 35 है, वो तो वहां पर मिल ही रही है, उनको उधर डिडक्शन मिल रही है। तो जो पीजीबीपी नहीं है, जो बिजनेस में नहीं कर रहे, जो सैलरीड मैन है, वो कहां कवर करेंगे? वो करेंगे 80 GGA में बेनिफिट लेंगे। कहां लेंगे? 80 GGA में बेनिफिट लेंगे। तो आप डिडक्शन, जो भी आप डोनेशन करते हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए, आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगी। आप बिजनेसमैन नहीं हो, बस ये कंडीशन है कि आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप बिजनेसमैन नहीं होने चाहिए। देखो, नॉट आपकी इनकम अदर देन एसएससी हुज जीटीआई इंक्लूड्स पीजीबीपी, मतलब उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। मैक्सिमम कितनी कैश में आप दे सकते हो? कैश में 2,000 से ज्यादा नहीं दे सकते, 2,000 ज्यादा दोगे तो अलाउ नहीं होगा। 80 GGB क्या है? ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पीजीबीपी में भी पढ़ा हुआ है। कंपनीज अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करती हैं, कंपनीज, तो इसमें 80 GGB में क्लेम करती हैं, और 80 GGC है अगर एनी अदर पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है तो 80 GGC में मिलता है। फिर आता है 80 JJAA न्यू इंप्लॉइज के लिए। अगर आज आप न्यू इंप्लॉइज हायर करते हो, जो न्यू इंप्लॉइज हायर करते हो, उन न्यू इंप्लॉइज को हायर करने की जो सैलरी है न्यू इंप्लॉइज की, उसका 30% आपको न्यू इंप्लॉय कॉस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। जो भी न्यू वर्कर्स हायर करोगे उनकी जो सैलरी है, उनकी सैलरी का 30%। मेरी बात समझ में आ गई? 30% ऑफ द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। जैसे पिछले साल 100 वर्कर थे, इस साल में 120 हो गए, तो 20 नए वर्कर आ गए ना। तो जो 20 नए वर्कर आए हैं उनका जो सैलरी है उसका 30%। अब तुम बोलोगे सैलरी को तो पीएनएल में डालोगे ही, बट मैं कह रहा हूं उस सैलरी का भी 30% और, मतलब आप सोचो किसी को 20,000 रुपए दे रहे हो, बट आप 20,000 तो पीएनएल में डाल ही रहे हो, 20,000 का 30% यानी 6,000 की डिडक्शन मिल रही है 80 JJAA में। क्यों मिल रही है? गवर्नमेंट एंकरेज कर रहा है भाई, वर्कर्स को हायर करो, न्यू इंप्लॉयमेंट हो,
हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, तो ये एक तरीका है। क्या मेरी बात समझे? कह रहा है ये डिडक्शन आपको मिलेगी 3 साल तक, इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। जिस साल में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई उन वर्कर्स के लिए डिडक्शन हमें कितने साल तक मिलती रहेगी? 3 साल तक। मतलब वो डिडक्शन जो है 3 सालों में बढ़ जाएगी। समझ गए मेरी बात? वो डिडक्शन जो है 3 सालों में मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? मतलब 3 सालों में मिल जाएगी का मतलब है आपको, अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं 20,000 रुपए का 30%, तो यानी वो 6,000 को 3 सालों में नहीं बांटना, गलत। 6,000 तो मिलेगी। अब आपको अगले साल भी जो वर्कर्स को हायर करोगे नए एम्प्लॉयमेंट, तो वो नए एम्प्लॉयमेंट जो भी अगले साल हायर करोगे उनके अंदर भी आपको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की रिडक्शन मिल जाएगी, और उसके अगले साल भी मिल जाएगी। मतलब 3 साल एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की रिडक्शन मिलेगी। कितने साल? 3 साल। पहले साल, जब पहले साल अपने एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की रिडक्शन क्लेम करी वो साल, उसके बाद वाला साल और उसके बाद वाला साल, 3 साल मिलेगी। इज दैट क्लियर? कह रहे एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब यहां पर ये, जब आपके पास नए वर्कर हायर होते हैं, मानो आपने कंपनी नई नई स्टार्ट करी है, तो जितने भी वर्कर्स हैं वो सब नए हैं, इसको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट ही बोलेंगे। बोलो हाँ या ना? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में जो हम कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है या जो भी परक्विजिट्स बेनिफिट्स दे रही है वो सब इसके अंदर आता है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में। कह रहे इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस द एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी निल। अगर कोई इंक्रीज ही नहीं हुआ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का, अगर पिछले के कंपैरिजन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का कोई इंक्रीज नहीं हुआ, भाई पिछले साल 100 वर्कर थे, अगले साल भी 100 ही हैं, तो इंक्रीज कितना हुआ? 0। तो इस केस में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या रहेगा? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या रहेगा? 0। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है ही नहीं। ठीक है? द एमोलमेंट्स आर पेड otherwise than by way of account pay check. Emoluments are paid otherwise than by way of account pay check or account pay draft or by use of ECS through a bank account. अगर आप account पे चेक से पे करते हो, ड्राफ्ट से पे करते हो, ECS से पे करते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रहा है हम आपको डिडक्शन देंगे ही नहीं। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की डिडक्शन सिर्फ तब मिलेगी जब आपने उसको चेक से पे किया। अगर कैश से पे किया तो नहीं मिलेगी। अदरवाइज देन लिखा है। अदरवाइज देन मतलब आपने कैसे पे किया होगा? कैश से, तो एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी निल। The emoluments are paid otherwise than by way of account pay check. कह रहे कब कब निल होगी? निल मतलब डिडक्शन 0 नहीं मिलेगी। अगर पिछले साल से इस साल में कोई फर्क आया ही नहीं, नंबर एम्प्लॉइज में कोई फर्क नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, आपने पैसा कैसे पे किया? कैश में पे किया। पैसा कैसे पे किया? कैश में पे किया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इसकी भी और शर्तें भी है। क्या कह रहा है? एम्प्लॉई हुज टोटल एमोलमेंट्स आर मोर देन 25,000 पर मंथ। जो एम्प्लॉई है जिनको उनको सैलरी दे रहे हैं, उसकी सैलरी 25,000 रुपए से अगर ज्यादा हुई तो कह रहा है हम इसको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं इंक्लूड करेंगे। लिखा ना बट डज नॉट इंक्लूड। कौन कौन एडिशनल एम्प्लॉइज में आएंगे? कह रहा है वो एम्प्लॉय नहीं आएंगे जिनकी तनख्वाह 25,000 से ज्यादा होती है। अच्छा, तो फिर एम्प्लॉइज की बात ही नहीं कर रहे, वर्कर्स कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे एम्प्लॉइज नहीं आएंगे इसके अंदर जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा आती है। ठीक है? नंबर 2, ऐसे एम्प्लॉइज इसके अंदर कवर नहीं करने जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करता है अंडर ईपीएफ एंड एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम नोटिफाइड इन द ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। एक ये एक्ट है, अगर इस एक्ट के अंदर कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करा रखी है तो होता क्या है कि इसके लिए कंपनी, इसके लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। मतलब एम्प्लॉइज के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, और अगर वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर नहीं, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है। गवर्नमेंट कह रहा है अगर हम ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस स्कीम में तुम रजिस्टर्ड हो, तो हम आपको डिडक्शन क्यों दें? डिडक्शन भी दे, कंट्रीब्यूशन भी दे। अच्छा नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? 3 इयर्स पॉइंट का मतलब है जिस साल में आपने डिडक्शन ली एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की, उसके अगले साल भी आपने नए वर्कर्स अगर हायर करे तो उस साल भी डिडक्शन मिल जाएगी, उसके बाद जब नए वर्कर हायर किए तब भी मिल जाएगी। समझ गए मेरी बात अनमोल? अब मुझे बताओ, जो जिनके लिए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिनके लिए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है अंडर ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नोटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ ईपीएफ मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, कह रहा है ऐसे केस में हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। क्यों देंगे? कह रहा है हम कंट्रीब्यूट, गवर्नमेंट ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, गवर्नमेंट दो नुकसान थोड़ी ना खाएगा। मेरी बात समझे? नंबर 3, ऐसे एम्प्लॉइज जिनको आपने हायर ही कितने दिन के लिए किया? 240 दिन से कम। कह रहा अगर आपने उनको हायर किया उसके थोड़े दिन बाद निकाल दिया, फायदा क्या? 240 दिन एटलीस्ट रखना पड़ेगा। 240 दिन मतलब 8 महीने हो गए ना, तो 8 महीने तक कम से कम हायर करना होगा।
ठीक है, और यही फुटवेयर इंडस्ट्री है, लेदर प्रोडक्ट है, एपरल प्रोडक्ट है, तो ऐसे बिजनेस के अंदर कम से कम 150 दिन के लिए हायर करना होगा। ठीक है, 150 दिन से अगर कम होगा तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, 150 दिन से ज्यादा होगा तो मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्मल बिजनेसेस के अंदर 240 दिन और फुटवेयर, लेदर या एपरल बिजनेस के अंदर 150 दिन। इज दैट क्लियर? ऐसे इंप्लॉइज हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, कह रहे ऐसे इंप्लॉइज जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनकी डिडक्शन उनको भी नहीं मिलेगी डिडक्शन। नहीं अनमोल, 3 साल के बाद खत्म ना बेटा, यही तो बात हो रही है, 3 साल के बाद खत्म। ठीक है अनमोल, 3 इयर्स तक कैसा होगा, ये बेनिफिट आपको 3 इयर्स तक मिलेगा। ये बेनिफिट आपको कितने साल तक मिलेगा बताओ? 3 इयर्स तक मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा 4 पॉइंट्स, गवर्नमेंट ने कहा 4 पॉइंट्स जिन लोगों को ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का। बताओ कौन कौन से? पहला पॉइंट जिनकी सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है। नंबर 2, जिनका इंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएस स्कीम के अंदर कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। नंबर 3, जिनका टोटल पीरियड जो वो एम्प्लॉयड है वो 240 दिन से कम एम्प्लॉयड है। कितने? 240 से कम एम्प्लॉयड है, तो उनका यहां पर कवर नहीं होगा। और अगर फुटवेयर लेदर इंडस्ट्री है तो 150 दिन से कम एम्प्लॉयड है। और नंबर 4, एम्प्लॉय डज नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, एम्प्लॉय आप पार्टिसिपेट नहीं करता आरपीएफ के अंदर। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, भाई साहब हम डिडक्शन आपको नहीं देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ये देखो, मिस्टर ए हैज कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, 350 नए वर्कर हायर करे हैं 2023-24 में। 75 1/4-23 को हायर करें, रेगुलर वर्कर्स हैं। अच्छा, कैजुअल वर्कर्स की मिलेगी क्या? कैजुअल वर्कर्स की नहीं मिलेगी, नए रेगुलर वर्कमेंस होने चाहिए। कैजुअल मतलब जो डेली वेज पे, दिहाड़ी पे जो काम करते हैं। हाँ अनमोल, यस। बेटा जब पहला साल स्टार्ट होगा, पहला साल जब आप इस सेक्शन का बेनिफिट लोगे, वहां से पहला साल स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, अब जैसे इसने कंप्यूटर का स्टार्ट किया बिजनेस, तो इसका पहला साल में 350 नए एम्प्लॉई हैं, तो पहले साल में इसने क्लेम कर लिया। बताओ, अब वो क्लेम करना चाह रहा है। रेगुलर वर्कर्स हैं 75, 24,000 की सैलरी है, मिल जानी चाहिए इसमें रिडक्शन, 25 से कम है, हाँ मिल जानी चाहिए। 125 वर्कर्स हैं, 1/5-23 को हायर किया, रेगुलर, सैलरी 26,000 है, नहीं मिलेगी। सैलरी 26,000 है, 25,000 से ज्यादा है ना। अच्छा, 50 वर्कर्स हैं 1/8-23 को, कैजुअल वर्कर्स है, नहीं मिलेगी। 100 वर्कर 1/9-23 को, अब 1/9-23 से पहले चेक करो, 240 दिन से कम बन रहे होंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो भाई साहब 7 महीने बने, तो 240 से कम बन रहे हैं। और क्योंकि 240 से कम बन रहे तो ये भी नहीं मिलेगी, सिर्फ यही वाली मिलेगी। तो बताओ, 75 वर्कर, 24,000 रुपए की सैलरी, इंटू 12 इंटू 30%, कितनी मिलेगी उसकी? 30%। तो कितना हो गया? 75 मल्टीप्लाई बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये हो गया 64,80,000। तो आपको कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी? 64,80,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? अब एक होता है 80 QQB, डिडक्शन इन द केस ऑफ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स। वो तो होता नहीं, ऑथर्स जो लोग बुक लिखते हैं, ऑथर्स, जॉइंट ऑथर्स भी होते हैं, 2-2 ऑथर भी हो सकते हैं एक बुक के। तो इनको क्या, इनकी रॉयल्टी इनकम पे डिडक्शन है। मैक्सिमम कितनी है? 3 लाख, मैक्सिमम 3 लाख। तो रॉयल्टी इनकम या 3 लाख, विच एवर इज लेस, 3 लाख। 3 लाख से ज्यादा की डिडक्शन नहीं मिलती, रॉयल्टी इनकम या 3 लाख। समझ गए मेरी बात? और यहां पर रॉयल्टी 2 तरह की होती है, या तो लमसम होगा या परसेंटेज होगा, या लमसम होगा या परसेंटेज। अब ये लमसम क्या होता है भाई? लमसम का मतलब है तुम मेरी बुक, तुम पब्लिशर हो, तो पब्लिशर हो और तुम मेरे लिए काम, मैं तुम्हारे लिए बुक लिख रहा हूं और तुम बुक को बेचोगे, तुम मेरे पब्लिशर हो और मेरा तुम्हारे साथ एग्रीमेंट क्या हुआ, तुम मुझे हर साल 10 लाख रुपए दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी बुक्स बेचते हो। इसको बोलते हैं रॉयल्टी लमसम में। ये कौन सी रॉयल्टी हो गई? लमसम में। और एक होती है परसेंटेज में। फोर वाले में 3 इयर्स भी एक्सपायर हो गए, समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो।
3 ईयर्स एक्सपायर हो गए मतलब कैसे हो गए? 1/9/23 है, 3 ईयर्स एक्सपायर हो गए, समझ में नहीं आया। ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 ईयर्स एक्सपायर वाला कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। तो 3 साल बोला, 3 महीने थोड़ी ना है। समझ में नहीं आया तुम्हारा पॉइंट। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे को बता देना बाद में। लमसम या परसेंटेज। लमसम मतलब फिक्स अमाउंट, परसेंटेज मतलब रॉयल्टी का एक परसेंटेज कर देते हैं। जितनी बुक्स बिकी उसका एक परसेंटेज हम आपको दे देंगे। क्या मेरी बात समझे? तो अगर मान लो 1 लाख रुपए की बुक्स बिक गई, टोटल 1 लाख रुपए की बिक गई और आपकी रॉयल्टी फिक्स की गई थी 20%, तो 20,000 आपकी रॉयल्टी है। 20,000 आपकी रॉयल्टी है। मेरी बात समझ में आ गई? अब बताओ, जो रॉयल्टी परसेंटेज में है इसमें गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दी है कि मैक्सिमम डिडक्शन हम देंगे 15%। कितनी देंगे? 15। और लमसम में तो कोई लिमिट नहीं है। ओवरऑल देखा जाए, अमाउंट में अगर लिमिट पूछोगे मुझसे तो अमाउंट में लिमिट है कितनी? 3 लाख। ये देखो, 3 लाख और रॉयल्टी इनकम विच एवर इज लोअर। अमाउंट में लिमिट इतनी है। अच्छा अच्छा ठीक, 3 लाख और रॉयल्टी इनकम विच एवर इज लोअर। डन एवरीवन? तो मैक्सिमम अमाउंट में 3 लाख या रॉयल्टी इनकम विच एवर इज लोअर, इतने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ये बात सबको समझ में आती है? हाँ, परसेंटेज वाइज देखें तो देखो परसेंटेज में क्या लिखा है। कह रहा वेयर इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इज नॉट अ लमसम कंसिडरेशन, सो मच ऑफ द इनकम एज इज इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच बुक्स सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी इग्नोर्ड। मतलब 15% जो ऊपर वाला अमाउंट है उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ में? एक्सेस ऑफ 15%। सो समझो, रॉयल्टी इनकम, मैं अभी फिर से बोल रहा हूं, 1 लाख रुपए की रॉयल्टी इनकम है, 20% के हिसाब से आपको 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए बन रहे हैं आपके। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपको मैक्सिमम 15% की डिडक्शन मिलेगी। तो ये 1 लाख अगर 20% है तो 15 कितना होगा? बताओ। 75,000। मैक्सिमम 75,000 की डिडक्शन मिलेगी, यही हुआ ना? मैक्सिमम 75,000 की डिडक्शन मिलेगी। So where income by way of royalty is not a lump sum consideration, so much of the income as is in excess of 15% of the value of such books sold during the previous year shall be ignored. 15% से ज्यादा वाला है वो इग्नोर कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर आप रॉयल्टी इनकम आउटसाइड इंडिया से कमा रहे हो, कहां से कमा रहे हो? आउटसाइड इंडिया से, तो इंडिया में 6 महीने में पैसे आ जाना चाहिए, तब हम आपको डिडक्शन देंगे, वरना नहीं देंगे। कितना बोला? 6 महीने में पैसे आ जाना चाहिए। 30 सितंबर तक, देखो फाइनेंशियल ईयर का एंड से मतलब 31 मार्च के 6 महीने कब खत्म होंगे बताओ? 30 सितंबर। 30 सितंबर तक गवर्नमेंट कहता है पैसा इंडिया में आ जाना चाहिए। कहीं पता चले तुम वहां का पैसा वहीं इन्वेस्ट कर देते हो तो फिर हम डिडक्शन क्यों दें? मेरी बात समझ में आ गई? तो गवर्नमेंट कह रहा है 30 सितंबर तक पैसा कहां जाना चाहिए? इंडिया में आ जाना चाहिए। अगर इंडिया में आ गया तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, देंगे कितनी? मैक्सिमम वही 3 लाख और रॉयल्टी इनकम विच एवर इज लोअर। और बताओ, परसेंटेज वाला केस है तो 15% तक देंगे, 15% से ऊपर वाले को इग्नोर कर देंगे, मतलब नहीं देंगे। समझ गए बात? ये सारी बातें समझ में आ गई? ये देखो, एक्स से रॉयल्टी मिली है 90,000 की, एक्स एक रॉयल्टी मिली है एक्स को 90,000 की। क्या ये लमसम है? कह रहा नो, यानी परसेंटेज है। परसेंटेज कितने? 80। मुझे एक बात बताना, अगर 90,000 है तो 90,000 18% के बराबर है, ये कहना चाह रहा है वो? हाँ। अगर 90 18 है तो 15 कितना होगा? 90 18 है तो 15 कितना होगा? 75। यानी आपको मैक्सिमम एलिजिबल इनकम कितनी है? 75। कह रहा है 10,000 रुपए का आपने खर्चा कर दिया। मुझे एक बात बताना, 10,000 रुपए का आपने अगर आपने खर्चा कर दिया तो ये तो आप पीएनएल में दिखाई दोगे 10,000, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलनी चाहिए? अब देखो 10,000 खर्चा कर दिया, बट एक बात बताओ, 75 में से भी, एक मिनट, 75 में से भी क्या पैसा बाहर से आ रहा है? कह रहा हाँ पैसा बाहर से आ रहा है। तो 75 में से कितना इंडिया में आ गया विद इन 30 सितंबर? कितना आ गया? 70। तो 70 एलिजिबल होगा। समझ गया है मेरी बात? एलिजिबल 75 नहीं होगा, एलिजिबल 70 होगा। देखो कट कुटा के 75 बनता था 18% के 15% के हिसाब से। हाँ, अब 15 में से भी जब इंडिया में कितना आया वो देखेंगे, तो इंडिया में आई 70 है, तो विच एवर इज लेस 70, तो 70 ही एलिजिबल होगा। जिसमें से 10,000 रुपये आपने खर्चा कर दिया तो आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? 60। समझ गए मेरी बात? अगला देखो,
3 लाख रुपए की रॉयल्टी इनकम है। कितने रुपए की रॉयल्टी इनकम है? 3 लाख। क्या ये लमसम है? परसेंटेज है, परसेंटेज है, 17.5 है। तो 3 लाख अगर 17.5 के बराबर है तो 15 के बराबर कितना होगा बताओ? ये बनता है 257,143, 257,143 यही बनता है। तो 257,143 15% के बराबर होगा। अब कितना बाहर से आ रहा है पैसा? हाँ, कितना? 280। ये तो ज्यादा हो गया, तो इतना ही एलिजिबल होगा विच एवर इज लेस के देखेंगे तो। हाँ, तो इसमें से 1/10 क्या हो गया? खर्च। जो 1/10 खर्च हो गया वो तो आप कहां क्लेम कर लोगे? पीएनएल अकाउंट में। तो आप मैक्सिमम डिडक्शन कितनी ले पाओगे? 147,143, 147,143। समझ में आया कि नहीं आया? 3 लाख था 17.5 के हिसाब से, पहले 15 में कन्वर्ट करो, कर दिया। 15 में कन्वर्ट किया तो आया 257,143। अब ये आने के बाद आपने इसमें से रॉयल्टी पे खर्चे कितने कर दिए? 1,10,000। अच्छा, पहले आपने ये चेक किया बाहर से पैसा आ रहा है क्या? तो बाहर से पैसा आ रहा है। बाहर से पैसा जो आ रहा है वो पूरा 280 आ रहा है। तो विच एवर इज लेस के हिसाब से तो 257,143 की मिलनी चाहिए मैक्सिमम, तो उतने की मिलेगी। अब उसमें से 1/10 तो खर्च कर दिया, तो वो तो पीएनएल में डाल लोगे, तो फिर डिडक्शन यहां पे कितनी क्लेम कर पाओगे? 147,143। देखो ऐसा है, डिडक्शन जो आपको मिल रही है ना, खर्चों के रिस्पेक्ट में ही तो मिल रही है। अब खर्चे के ऑलरेडी जब पीएनएल में डाल ही रहे हो तो आपको डबल डबल बेनिफिट थोड़ा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? खर्चों के रिस्पेक्ट में मिलती है डिडक्शन, कि आपको रॉयल्टी इनकम कमा तो रहे हो बट आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, जो आपने टाइपिंग कॉस्ट करी है, जो आपने अपनी मेहनत करी है, उसके लिए आपको डिडक्शन मिल रही है। अब इसलिए उन्होंने कहा कि रॉयल्टी इनकम कमाने के लिए 1/10 खर्चा हो गया, तो वो तो पीएनएल में डेबिट कर ही दोगे। तो जब वो डेबिट कर दोगे, जो बचेगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी इस सेक्शन के अंदर। अब मुझे बताओ, अगला 6 लाख 12.5% है। क्या ये 15 से कम है? पहले से ही 15 से कम है, तो हमें काउंट करने की जरूरत नहीं 15 कितना है, 6। अच्छा, क्या बाहर से आ रहा है? नहीं। कितना खर्चा कर दिया? 180। 6 में से 180 तो खर्च ही कर दिया, तो कितना बचा? 420। तो 420 की मिलेगी, मैक्सिमम 3 लाख की मिल सकती है। तो आंसर क्या होगा? 3 लाख। समझे कि नहीं समझे? मैक्सिमम ही 3 लाख मिल सकती है, तो 3 लाख रुपए मैक्सिमम हो जाएगी इसमें। अच्छा, अगला बताओ, अगला वाला बताओ। 8 लाख की इनकम है, लमसम है, यस। क्या इसमें बाहर से पैसा आ रहा है? हाँ। तो 8 में से बाहर से पैसा आ रहा है 7, तो 7 लाख रुपए देखेंगे, यस। 7 में से 240 तो खर्चा कर दिया, तो कितना बचा? 460। 460 की डिडक्शन मिलेगी, बट उसको कंपेयर करोगे 3 लाख के साथ, विच एवर इज लेस, 3 लाख। तो आंसर इज 3 लाख। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी जवाब दो। 80 QQB। QQB। और इसी के जैसा सेक्शन है RRB, पेटेंट्स के लिए। फिर आता है TTA, ये है सेविंग, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट। तो जो अपने सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है ना, उस पे डिडक्शन की बात हो रही है। और इस पे इंटरेस्ट मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 10,000। कितनी मिलेगी? 10,000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट पे 10,000 रुपए की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। इज दैट क्लियर? पोस्ट ऑफिस होगा तो पोस्ट ऑफिस में भी 10,000 की मिलेगी, बट 10,000 के अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आपको 3,500 रुपए की एग्जेम्पशन भी मिलती है। यह बात हम लोगों ने सेक्शन 10 क्लॉज 15 में पढ़ रखी है। 3,500 रुपए की सिंगल अकाउंट है तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 की मिल जाएगी पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। और 10,000 रुपए अलग से डिडक्शन मिल जाएगी। तो पोस्ट ऑफिस में देखा जाए तो इंडिविजुअली बेनिफिट, अगर मुझे मान लो 15,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से, तो 15,000 में से 3,500 तो एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा। कितना बचा? 11,500। उस 11,500 में से 10,000 रुपए की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। समझे मेरी बात? समझे कि नहीं समझे? ये डिडक्शन कहां मिलेगी? 80 TTA में, और ये एग्जेम्पशन हो गई, ये एग्जेम्पशन हो गई और ये डिडक्शन हो गई, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट विद बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, डिडक्शन अप टू 10,000। डन एवरीवन। अब मैं बात कर रहा हूं 80 TTB की। 80 TTB की जब मैं बात करता हूं तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स की बात हो रही है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स। अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है, वहां पे सेविंग अकाउंट था या डिपॉजिट्स है। जब मैं डिपॉजिट्स बोलता हूं यानी FD की बात भी कर रहा हूं, RD की बात भी कर रहा हूं, कोई भी डिपॉजिट्स हो, तो जो भी डिपॉजिट्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट ने पता कितना बेनिफिट दिया है? गवर्नमेंट ने कहा 50,000 रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हो। एक्चुअल इंटरेस्ट या 50,000, विच एवर इज लेस। एक्चुअल इंटरेस्ट या 50,000, विच एवर इज लेस। बट एक और बात, यहां इंटरेस्ट जो है सिर्फ सेविंग नहीं है, यहां पे FD भी है और रिकरिंग डिपॉजिट भी है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जितना भी डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट होगा उसको आप कंपेयर करोगे 50,000 रुपए, विच एवर इज लेस, उतने अमाउंट की डिडक्शन मिल सकती है इसके अंदर। इज दैट क्लियर? कंडीशन ये है कि एज 60 प्लस है, सीनियर सिटीजन है। क्लियर?
लास्ट आता है 80U। ये किसके लिए? ये पर्सन विद डिसेबिलिटी। बच्चों अभी हम लोगों ने एक 80, आपको याद होगा 80DD पढ़ा था, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। ये दूसरों की डिसेबिलिटी की ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो रिलेटिव ट्रीटमेंट डिसेबल्ड है, रिलेटिव्स डिसेबल्ड है, जैसे कि स्पाउस, ठीक है, बच्चे, ब्रदर सिस्टर, उसके लिए बात की थी। तो वहां पर उनके लिए तो आपको डिडक्शन मिलेगी 75 और 125। अपने लिए बात नहीं करी थी ना, तो अपने लिए यहां पे आप क्लेम कर सकते हो 80U में। नमन कह रहा है सर तो ये सब 2 लाख रुपए का डिडक्शन के ऊपर मिलेगा। कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? दो लाख के ऊपर कौन सा बेटा? मैं समझा नहीं। 2 लाख क्या? दो लाख क्या है तेरा पॉइंट? मैं समझा नहीं। 80I तुमने पढ़ना ही नहीं नमन, तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है। पहली बात, सीए कोर्स में है नहीं, सीएमए कोर्स में है नहीं, सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के कोर्स में है, ठीक है? तुमने पढ़ना ही नहीं। जो पढ़ना है वही पढ़ो ना बेटा। मेरे को तेरा वो वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। तू 2 लाख क्या कह रहा है? हाँ, अगर तू ये कह रहा है कि वो 80C में 1.5 लाख प्लस 50,000 80 CCD1 मिला के वो जो 2 लाख रुपए टोटल, तो हाँ उससे ऊपर, उसके ऊपर ही मिलता है सब कुछ, उसके अलावा है ये, ठीक है? बस 80DB है। 80U जो है ये अपने लिए यहां पर वही डायरेक्शन है। 40% या उससे कम डिसेबिलिटी है, 40% या उससे ज्यादा है तो 75, और 80 या उससे ज्यादा है तो 125। हाँ मैं समझ गया 80cc वाली जो लिमिट है 2 लाख के अलावा। हाँ 80cc में 1.5 लाख था वैसे, 1.5 प्लस 50,000 वो 80 CCD 1B का है, ठीक है? उसको 80 CCE मत बोलो, 80 CCE में तो सिर्फ 1.5 लाख ही लिखा है। 1B में ये लिखा है कि 50,000 रुपए एक्स्ट्रा ले सकते हो, समझे? 80U में आप मैक्सिमम डिडक्शन 75 या 125 की ले सकते हो, ये अपने लिए है। और 80DD जो था वो लोगों के लिए, अपने फैमिली रिलेटिव्स के लिए था। क्लियर? दैट्स इट। ये चैप्टर ओवर हो गया है। फटाफट रिवाइज करो, आपके जिन बच्चों के एग्जाम है उसको तैयारी करो। डिसेबिलिटी, ये सारे सेक्शन मैंने आपको बता दिए, मेन सेक्शन क्या है वो भी बता दिए। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है? जनरली एक चैप्टर जो है बहुत अच्छे वेटेज का आता है, तो इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखो, TDS TCS को करके जाना अच्छे से। बच्चा TDS TCS नहीं करता है, TDS TCS एडवांस टैक्स जरूर करके चलना। एक AMT का टॉपिक है, एक ही क्लास का टॉपिक है, यूट्यूब पर भी वीडियो डली हुई है। अगर आपको दिक्कत हो तो मेरे यूट्यूब पर चैनल पर ही AMT की क्लास देख लेना, आपको मिल जाएगी। ईजी है, वो मुश्किल नहीं है, वो भी एक बार रिवाइज कर लेना। AMT हो गया, और इसके अलावा न्यू रिजीम की मैंने आपसे एक क्लास करवाई थी। न्यू रिजीम जरूर एक बार फिर से देख लेना कि न्यू रिजीम में क्या होता है, क्योंकि न्यू रिजीम पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है? प्लीज एक क्वेश्चन कोशिश करो, हो सकता है मैं कल क्लास लूं तो मैं आप लोगों की क्लास MCQs की लूं, तो MCQs जरूर प्रैक्टिस करके जाना। तो MCQs के ऊपर जरूर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग होते हैं, MCQs पर ध्यान देना, ठीक है? और MTP जरूर कर लेना, मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है? आपने दोनों मॉक टेस्ट पेपर्स एक बार ट्राई जरूर देख लेना। एक बार मॉक टेस्ट पेपर्स से कई बार एक आधा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है? आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट जिनके एग्जाम्स हैं, ऑल द बेस्ट।